अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ एक दुखती रग से करते हैं। और दुखती रग का आपको पता है, हमारी बहुत सारी दुखती रगें हैं। अगर हम अपने माशरे की बात करें, बहुत सारी दुखती रगें। हाँ। वो कौन कौन सी दुखती रगें हो सकती हैं? उनमें कुछ तो बड़ी बड़ी बुनियादी हैं। एक तो देखें तालीम का निज़ाम ठीक हो गया, एक सेहत का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम, प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग जो हमारी है, उसका निज़ाम सही। फिर भाई महंगाई का निज़ाम, ज़राअत के शोबे में हमारा पीछे रह जाना, हालांकि हम ज़राई मुल्क हैं। तो बड़ी बड़ी हमारी तो मुसीबतें हैं। सभी कुछ हमारा दुखती रग है, लेकिन बुनियादी तौर पे तालीम और तरबियत, ये दो चीजें ऐसी हैं कि ये किसी भी कौम को कहां से कहां ले जाएं और कहां से कहां ले आएं। मेरी तो तरबियत हो गई, तो इसीलिए मुझे उसकी टेंशन नहीं है। तालीम का मसला है। अच्छा। तालीम भी हुई है मेरी तो। अच्छा, सही है। अच्छा, अब बेसिक चीज क्या है, दो कंपैरिजंस होते हैं ना, आप अपने आप को देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है और हम कहाँ पर खड़े हुए। तो मैंने दो चीजें देखी और जब उन दोनों का कंपैरिजन किया तो बस मैं सिर्फ आंसू ही थे जो ना निकले, बाकी तो ज़िंदगी में बस हर गम देख लिया मैंने उन दोनों खबरों को देखकर। एक खबर मैंने ये देखी कि गुज़िश्ता दिनों हम बात कर रहे थे कि जी कराची यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने हड़ताल कर दी। बिल्कुल, उससे पहले पेशावर यूनिवर्सिटी जो है उसमें तनख्वाहों का मसला था, फंड नहीं मिल रहे, पैसे नहीं है। तो अब आप सिनेरियो देखें ज़रा कि एक तरफ टीचर्स हड़तालों पर जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो टीचर्स को पैसे नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है बच्चा। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। सरकारी स्कूलों में, जो कि इस्लामाबाद की हम बात करें, हमारे प्रोग्राम पे वजीरे तालीम ने ये बात की कि स्कूलों में टूटियां टूटी हुई हैं, पानी नहीं है। इस्लामाबाद कैपिटल की ये बात हो रही है जी। अच्छा, फिर गोश्त स्कूल हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है, फिर उसके अलावा गोश्त टीचर्स बहुत ज्यादा है। कितने स्कूल थे, कितने हजार बलोचिस्तान के स्कूल? जी, कई हजार स्कूल बलोचिस्तान के ऐसे थे कि जिसके अंदर एक टीचर भी नहीं था। बिल्कुल। अब ये नंबर जब आते हैं तो आप वाकई सोचते हैं, पर मजबूर हो जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। और फिर 2% हम खर्च करते हैं अपनी, कितना ज्यादा है ये जो बजट है हमारा, वो 2% का है कि भाई 2% कम करने की जरूरत है। हाँ, 0 करने की जरूरत है ताकि हम खुद कर लेंगे फिर। ये मकसद है इसका। अच्छा, अब जो खबर मैंने देखी वो क्या थी कि पेशावर जो केपी में 11 यूनिवर्सिटीज़ में 3 साल से PhD करने के लिए कोई तालिब इल्म एनरोल नहीं हुआ है। ठीक है जी। अब आप उससे, एक तो हम बात कर रहे थे ना कि एनरोलमेंट स्कूलों में नहीं हो रही, PhD के लिए कोई नहीं जा रहा। मतलब आप हायर स्टडीज जिसको हम कहते हैं कि लोग PhD करते हैं, उसका एक मकाम भी होता है, फिर मकसद भी होता है। फिर हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए प्रीरेक्विजिट है कि आपकी अब PhD की तालीम होनी चाहिए। हाँ, तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब खबरें एक तरफ आती हैं हमारे सामने, जो हमारा अपना नक्शा हमारे सामने खोल के रख देती, दूसरी तरफ जो खबर थी वो क्या थी? वो थी कि जी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, उसने ये ऐलान किया है कि अगर आपकी जो सालाना आमदनी है वो $1 लाख से कम है, अमेरिका के हिसाब से ही बात करेंगे ज़ाहिर वो, कि भाई अगर आपकी सालाना आमदनी $1 लाख से कम है और अगर आपको हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपने लिया है तो हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे, हम आपसे जो है वो कोई बाकी जो चार्जेस वगैरह जो होते हैं। जी। तो अब आप एक तरफ ये माशरा देख लें, एक तरफ वो देख लें, तो अब आपको अंदाजा होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। वो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आ जाओ भाई, पढ़ लो। ठीक है, क्राइटेरिया सख्त है, हालात जो है वो ज़ाहिर है मुख्तलिफ हैं, उनकी इकोनॉमीज अलग हैं, लेकिन हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काम नहीं कर पाए हैं। वो जो हम कंपैरिजन करते हैं ना, अगर यूनिवर्सिटी के माहौल का, आप तो खुद बैरून मुल्क आपने पढ़ा है ना यूनिवर्सिटी में, आपको अंदाजा है कि भाई कैसा होता है। हमने तो नहीं पढ़ा, हम तो यहीं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की पैदावार है। तो मैं कराची यूनिवर्सिटी जब पढ़ने जाता था तो वहाँ का एक निज़ाम, माहौल, और जब मैंने बाहर जाकर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ देखी तो मुझे लगा कि ये इस निज़ाम में अगर हम होते तो शायद पता नहीं क्या क्या कर चुके होते, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा बनाया हुआ होता है। बिल्कुल कम्पिटिटिव माहौल, पढ़ने का, लिखने का। और जो शुरुआत की हमने बात की थी ना, वैसे ने मुझसे सवाल पूछा था कि हमारी कौन कौन सी दुखती रगें हैं। वो सारी दुखती रगें कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके तालीमी निज़ाम से कनेक्टेड हैं। आपके ऐवानों में जो लोग आएंगे, जो बैठ कर वहाँ पर कानून साजी करेंगे, आपके और हमारे मुस्तकबिल की बात करेंगे, उनका तालीम लेना या ना लेना, उस पर इन्हिसार करती है पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की पॉलिसीज़, इंसानों की तरक्की। और इसी तरह बेशुमार शोबों में आप देख लें, जो ऐवानों में नहीं भी बैठे लेकिन सरकारी अस्पताल में है, सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं, उन सब की तालीम का मयार एक होगा तो उसके बाद ही वो हमारे किसी काम आएंगे। और फिर वो तालीम तो देने के लिए काम कर नहीं रहे,
तो जब तालीम नहीं होगी, तो हम जिस सिस्टम के लिए इतना कोशिश करते रहते हैं कि जी डेमोक्रेसी आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए, तो तालीम बुनियादी प्रीरिक्विजिट है डेमोक्रेसी का। तो अब जब तालीम नहीं होगी तो वोटर के अंदर शऊर नहीं होगा, वोटर को पता नहीं होगा, तो फिर आप तालीम देंगे उसको तो उसमें शऊर आ जाएगा, तो इसीलिए तालीम ना दो उसको। हाँ, और जो फंड रखे गए हैं बिल्कुल ठीक 2%, ये सही है, और हम तो कह रहे हैं कि इसको और भी आप कम कर दें, हुजूर इसकी भी क्या जरूरत थी। तो बहरहाल ये एक दुखती रग थी जिसको छेड़ना था, सुबह ही सुबह हमने दुखती रग तो छेड़ दी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और दुखती रगे भी हैं, वो न्यूज़ की सूरत में आपको दिखाते हैं। 60 सेकंड न्यूज़, दुनिया में क्या हो रहा है। फ़लस्तीन इसराइल जंग में जानी नुकसान बढ़ने लगा। अमेरिका का इसराइल को फौजी इमदाद देने का ऐलान। नून लीग की साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज़। एमक्यूएम पाकिस्तान का 15 अक्टूबर को औरंगी में अवामी जलसे का ऐलान। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के वापस जाने की डेडलाइन 22 दिन बाकी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड की टीम आज नीदरलैंड्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। भारतीय रियासत कर्नाटका में पटाखों की दुकान में आग लगने से 12 अफराद हलाक। अफगानिस्तान में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज फिर एक ऐसा सब्जेक्ट चुना गया है कि जिससे कोई मीम बनने की उम्मीद है। कोई मामला ऐसा होगा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। बात होगी कि बाल क्यों गिरते हैं, और ख़ासतौर पर इस सीजन हाँ। इस सीज़न में बालों के साथ क्या होता है। और हमारे साथ वही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ज़िंदगी में एक ऐसा काम किया, मशहूर ज़माना हो गया, मशहूर ज़माना हर मोबाइल पे मौजूद। अभी तक वो खत्म नहीं हो सकता। कल भिजवाया किसी ने मुझे, मतलब हर थोड़े दिन बाद वो क्लिप आता है मेरा, और लोग कहते हैं कि भाई ये क्या कंडीशन है आपकी। हाँ। क्या कंडीशन है? वही कंडीशन है जो आपकी, वही कंडीशन है जो आपकी है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि सीजनल जो है ना, सावन, बारिशें, इनमें बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, क्यों? हाँ, मतलब जब भी हम चाहें कि सावन के महीने में जुल्फों में हाथ फेरें किसी की, तो वो जुल्फे आ जाती हैं हाथ में। अच्छा, जुल्फे भी आ जाती हैं हाथ में, और कहीं अगर जुल्फे बची हुई हैं तो हाथ ही अटक जाता है उनमें, इतने ब्रिटल और डैमेज ड्राई हो जाते हैं। हल करें मसला। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एक बेसिकली जब आप मेडिकल साइंस के हिसाब से देखते हैं तो हर इंसान का एक हेयर साइकिल चल रहा होता है, और उसमें ग्रोथ फेज आती है, उसके अंदर फिर एक फेज आती है इसमें बाल ग्रो करना रुकता है, और फिर बाल नहीं झड़ना होता है। ये एक नेचुरली चल रहा होता है। समटाइम्स वो कोइंसाइड कर जाता है सीजन के साथ, ये एक बात हो सकती है। अदरवाइज मेडिकल साइंस में सावन या विंटर या गर्मी इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हमने देखा है कि ऐसे बहुत होता है। वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट तो कर रहे होते हैं आपको, और वो क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं? आपने देखा जब भी सीजन चेंज होगा या वेदर चेंज होगा, खुश्की ज्यादा हो जाएगी, आपके बालों के अंदर ग्रीसीनेस ज्यादा आएगी, कईयों के बालों के अंदर जो छोटे छोटे दाने बनने लग जाएंगे, कईयों के बाल जो है वो मैनेजेबल नहीं रहेंगे, मतलब उसमें इतना ऑयल आएगा कि आप जितना मर्जी भी उसको क्लीन करो, साफ करो, रोज आप वॉश करो, जी बिल्कुल वो सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि एक एनवायरनमेंट भी बालों को हेल्दी चाहिए है, तो उसकी वजह से बाल अफेक्ट होते हैं। प्लस हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो, आप ये भी देखो, बहुत ज़्यादा बालों को ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं। जैसा अभी शिफा ने कहा कि ऐसे बालों में हाथ फेरे तो वो अटक जाते हैं, इसलिए अटक जाते हैं कि आपने इतना केमिकल डैमेज भी साथ में किया हुआ है। पुराने वक्तों में अगर आप अपने बात करें बुजुर्गों से, तो वो इतना ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे। वो कहते हैं हाँ बाल झड़ते हैं, गिरते हैं, लेकिन ब्रिटल हो जाना, ख़राब हो जाना, मैनेजेबली ना होना, ये चीज़ें उनके साथ नहीं होती थी, बिकॉज उन्होंने सिंपल हेयर स्टाइल्स रखे हुए थे, हल्की सी ऑयलिंग की और सिंपल लाइफ स्टाइल था। अभी तो हर एक ने कलर भी कराना है 3 महीने बाद, हर एक ने जो है वो कैरेटिन भी करवानी है, स्ट्रेटनिंग भी करवानी है, डेली डैमेजेस भी हैं बालों के। तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपके हेयर साइकिल के साथ, जो कि हेयर फॉल का एक साइकिल नेचुरली आना है, उसके साथ कोइंसाइड कर जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पहले लोगों ने कभी कीटो डाइट, प्रोटीन डाइट, फ्लाइंग डाइट ये भी नहीं किया था। आजकल हर जो है जो नौजवान है, बल्कि जो मेच्योर एज ग्रुप्स वाले वो भी ये सारी चीजें कर रहे थे कि आज जी मैं तो अभी तो मैं इंटरमिटेंट, किसी को आप चाय ऑफर करें इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हैं हम तो नहीं जी अभी तो मेरा फास्ट है, फिर रोजा नहीं रखना लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है ना। ये तो आपने बड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग जी मेरी 16 आवर्स की है, मेरी 18 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग, मेरा 12 आवर्स का है। तो वो आपने अपने खाने पीने के औकात भी चेंज कर दिए। खाने में आप क्या खा रहे हैं? आप खाली काली कॉफी पी रहे हैं, कावा पी रहे हैं, कोई हर्बल टीज पी रहे हैं, चाइनीज हर्बल टीज पी रहे हैं, इस तरह की चीजें पी रहे हैं जो कि डैमेजिंग होती हैं।
बालों को ग्रो करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन आपको मिलती है अंडे में, अच्छे जो आपके गोश्त है, जो इस तरह की चीज़ें, उसमें महंगाइयाँ भी बहुत हैं, बस ये तो आप है, खरीद भी नहीं सकते हैं। सो मेनी फैक्टर्स आर देयर कि लोग अपनी हेल्दी डाइट, जो एक बैलेंस डाइट है, उसको भूल के ये फास्टिंग वाली चीज़ों पे, कीटो डाइट पर, या बहुत ही बिल्कुल कार्ब्स लो कार्ब डाइट पे, कभी कहते हैं हम लोगों ने HCG डाइट शुरू कर दी है, कभी कहते हैं हमने आजकल HCG डाइट भी एक होती है जिसमें इंजेक्शंस लगाते हैं और आपकी भूख कम हो जाती है। इसी तरह हंगर सप्रेसेंट्स आए हुए हैं। फिर इसी तरह आजकल लोगों ने जो प्री डायबिटिक को लगाए हमारे, ये उनकी भूख कम होगी। प्री डायबिटिक और जो डायबिटिक लोग हैं, जो प्री डायबिटिक और डायबिटिक लोग हैं, उनके लिए एक दुनिया में बहुत अच्छी दवाई आई है जिसको ओज़ेम्पिक के नाम से वो दवाई मिल रही है, इंजेक्शंस हैं। वो खवातीन हमसे आके कहती हैं हमें लिख दें जी, हमने वजन कम करना है, हम साइज 0 होना चाहते हैं। ये इफेक्ट तो है, उसका ये है कि बेसिकली वो तो दवा बनी है लोगों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी हो चुकी है दुनिया में जो बहुत ज्यादा राइज कर रही है, और ओबेसिटी और मोटापा। और लोग जो नॉर्मल लोग हैं, जो कि सिंपल वॉक के साथ अपनी डाइट की रूटीन को बेहतर करके वो भी इस तरह की चीज़ों की तरफ राग़िब हो जाते हैं, इजी वे आउट ढूंढते हैं। ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली इफेक्ट करती हैं आपके स्किन, हेयर एंड नेल को। अच्छा, और इसमें एक और चीज़ बताएं कि प्रोडक्ट कितना अफेक्ट करता है। वंस योर हेयर इज ब्रिटल ऑलरेडी, वो टूट रहा है, गिर रहा है, झड़ रहे हैं बाल, या स्किन ड्राई हुई हुई है। अब पहले आपकी नॉर्मल स्किन थी, अब चूंकि या वो ड्राई हो गई है या ज्यादा ऑयली हो गई है, जिस तरह आपने सीजन में कहा, तो क्या हम फिर उसके हिसाब से हर सीजन में अपना प्रोडक्ट भी चेंज करें? प्रोडक्ट चेंज होना चाहिए बिल्कुल। अगर ग्रीसी स्कैल्प है, ऑयली स्कैल्प है, उसके अंदर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, या आपको बहुत खारिश हो रही है, इस तरह की चीज़ें फील होती है, आप उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स लेंगे बालों के। और इवन जो लोग आजकल आपने देखा ऑयल्स भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, जो कि ड्राई ऑयल्स हैं, लगाया और अब्जॉर्ब हो गया, उसमें परफ्यूम्स भी बहुत ज़्यादा एडेड होते हैं, उसके अंदर बहुत केमिकल्स एडेड होते हैं। मैं डिस्करेज करती हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो शॉर्ट जो रस्सी है, ड्राई शैम्पू भी डिस्करेज करते हैं। देखिए प्रॉपर्ली आपने वॉश करना होता है अपने बालों को, पानी के साथ वो केमिकल को बालों से निकलना ज़रूरी है। ये तो इमरजेंसी यूज़ के लिए ये चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन लोगों ने इसको अपने लाइफस्टाइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर है कि भाई अब हमने यही इस्तेमाल करना है, विच इज़ रॉन्ग। अच्छा, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं बालों को ठीक करने के लिए, जो मेडिकल ग्रेड हैं, जिस तरह से हेयर मास्क मिलते हैं। आप वो मास्क लगाओगे जो रूट से लगेगा, आपकी जड़ों से लेके आपके पूरे बालों तक कवर करेगा, नरिश भी करेगा आपके बालों को, लस्चर भी देगा, उसके अंदर सारी हेल्दी चीज़ें डाली हुई होती हैं, और साथ में वो आपकी स्कैल्प को क्लिंस भी कर देगा, मतलब सफाई भी करेगा। जिनको लोगों को होता है ना कि हम खुरच के अपने डैंड्रफ को साफ कर रहे हैं या कोम कर रहे हैं, वो जो छोटी जो बारीक वाली कंघी होती है उसके साथ हम बार बार, तो वो इंजर करता है आपके स्कैल्प को। अच्छा। तो इस तरह की चीजें भी जो ऐसे भी टोटके घरों में हो रहे हुए होते हैं, वो समटाइम्स इस सीजन में चूंकि ड्राइनेस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो ऑयलिंग जो है वो कितनी फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो फिर कौन सी वाली होनी चाहिए? ऑयलिंग तो जी ज़रूर होनी चाहिए, मैं ऑयलिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम निकाल सकते हैं। जो नॉर्मल घरों में पहले भी तेल इस्तेमाल होते थे, उन्हीं के साथ नॉर्मल सी घंटे, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए बालों में ऑयल लगा लें। अगर आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं तो। लेकिन बेस्ट तेल कौन सा होता है? देखिए बेस्ट तेल किसी एक तेल का हम नाम नहीं ले सकते, ये जितने भी हैं, सरसों का तेल हो जाता है, तारा मीरा वाला भी कहते हैं बहुत अच्छा। मुझे तारा मीरा का एग्जैक्टली नहीं पता कि वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में सरसों का ही होता है। प्रॉब्ली उसमें कुछ और एक चीज़ ऐड हुई होती है, या प्योर नहीं होता, थोड़ा सा वो रफ होता है। लेकिन ये कि जो इस तरह के बेसिक ऑयल्स आते हैं, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, आपका ये जो सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। ये सारी, अब जब आर्गन ऑयल, मोरक्कन ऑयल भी आया हुआ है, मोरक्कन ऑयल का फायदा ये होता है कि आप उसको फेस पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पे भी लगा सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं, बहुत थिक नहीं होता। अच्छा। लेकिन ये तमाम ऑयल्स ये अच्छे हेल्दी हैं, और लाइट सा मसाज करना होता है, बहुत कोई आपने रगड़ना नहीं होता, बहुत रगड़ना नहीं है, बहुत आपने स्पेशल कहीं पे जाके मसाज कराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके अंदर ये जो हर्बल चीज़ें, आप लोगों का एक क्वेश्चन भी था कि हर्बल चीज़ें क्या फ़ायदेमंद होती हैं? डेफिनेटली फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि आप देखो जो बाल की जो प्रोटीन है, जितनी भी प्रोटीन्स बालों में बनाने में जो हेल्प करती हैं, उसके अंदर सल्फर एक चीज़ डली, एक सल्फर उसके अंदर एक्स्ट्रा जो आप समझ उसकी कॉम्पोजिशन, सल्फर उसके अंदर होता है, उस अमाइनो एसिड्स के अंदर जो बाल बनाने में हेल्प करता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये जितने भी आपके आंवला, रीठा और ऐसी चीज़ें, जब हम उनको स्टडी करते हैं उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन को, तो पता चलता है कि इसके अंदर वो वाले जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। इसी तरह लोग कहते हैं कि जी हम लोगों ने प्याज का पानी लगाया तो हमें बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिल गए, वो भी बेसिकली प्याज के पानी वगैरह के साथ भी यही जो केमिकल्स हैं आपके जो लिए ज़रूरी है बालों को बनाने के लिए, वही आपकी बॉडी को मिल रहे हैं। अच्छा, वो जो हमने शुरू में बात की थी, कुछ बाल ऐसे होते हैं कि जो खुद ब खुद ऑयली होते हैं और हमेशा वो ऑयली सिक्रेशंस करते रहते हैं, तो उसका अच्छा, उसमें नॉर्मली खुश्की नहीं नजर आती,
और अंदर भी खुश्की नहीं होती, लेकिन वो बाल हमेशा ऐसे होते हैं, आपका दिल चाह रहा होता है कि आप हमेशा उसको शैम्पू करते रहें और बस क्लीन करें। जी, उसका क्या इलाज होता है, वो क्यों होता है? देखिए, जो ग्रीसी स्कैल्प है वो उसकी वजह से फिर बाल झड़ते भी ज़्यादा हैं, क्योंकि जिन लोगों को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, नॉर्मल जो गंजापन खवातीन मर्दों में आता है, उसके अंदर एक जो पूरा जब आप उसका स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो बालों में ऑयल ज़्यादा आएगा, बालों में खुश्की भी ज़्यादा होगी, आपके बाल आपको लगेगा कि आपने वॉश किए हैं और कुछ घंटों के बाद या एक दिन के बाद ही ओवर द नाइट इतने ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे जिसका ऑयल लगाया हुआ है, तो जो आपकी सिक्रीशंस हैं वो ज़्यादा होती हैं। ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, एक्नी, ये सारे जो है फिर आपस में रिलेटेड होते हैं। बट इसका रोकने का इलाज इसका है? इलाज ये कि आपने क्लीन ज़्यादा रखना है अपने स्कैल्प को, आपने ऐसे शैम्पूज इस्तेमाल करने हैं जो कि ऑयल कंट्रोलिंग शैम्पूज हैं, और जो मास्क मैंने आपको बताए थे, जो सैलिसिलिक एसिड जिन मास्क के अंदर डला हुआ है, या ऐसी चीज़ें डली हैं जो ऑयल को कंट्रोल करती हैं और एक्स्ट्रा स्कैल्प को, एक्स्ट्रा जो स्किन के ऊपर जो स्कैब्स बने हुए हैं उनको उतारने में मदद करती हैं, वो आप करेंगे। आप उसमें मज़ीद अगर आप अपनी स्कैल्प को बार बार उसमें चीज़ कुछ मसाज करने की कोशिश करोगे तो वो और ज़्यादा सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं। वी हैव टू कंट्रोल इट। इसके अलावा इसके लिए दवाइयाँ भी होती हैं जो हम खिलाते हैं ताकि ऑयल कंट्रोल हो। अच्छा, और बालों की अगर टाइप्स पे हम आ जाएं, शैम्पूज भी मुख्तलिफ टाइप्स के हैं और अब तो बहुत सारे, कोई अमोनिया फ्री डाइज होते हैं तो वो अमोनिया फ्री कहकर लोग उनको बेचते भी हैं कंपनीज, और खरीदते भी लोग बड़ा है कि वो कहते हैं छाइयाँ पड़ गई हैं या वो एलर्जी हो गई है उससे। तो जो सल्फेट है, सल्फेट का शैम्पू में अमल दखल कितना है और बालों को क्या वो डैमेज करता है या नहीं करता? क्योंकि लोग कहते हैं सल्फेट फ्री शैम्पू आप इस्तेमाल करें। सल्फेट फ्री शैम्पूज भी होते हैं, इसके अलावा कलर प्रोटेक्शन वाले शैम्पूज भी होते हैं, ब्लू शैम्पूज भी होते हैं, सारी आपने नाम सुने होंगे। ये डिफरेंट कंडीशंस के लिए होते हैं। जो जितने केमिकल्स कम होंगे, सल्फेट फ्री होगा, जितने केमिकल्स कम होंगे उतनी आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ होती है। आपको पता है कि जो पहले जो बाल धुलते थे उसमें आप ये कोई एक ये होता था, रीठा होता था या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका हस्क होता है, और वो हस्क जो है वो शैम्पू बनाता है। अगर आप उसको वॉश करो, आप खवातीन से बात करें जो ये इस्तेमाल करती हैं, वो कहते हैं हमें शैम्पू की ज़रूरत ही नहीं होती, वो प्रॉपर झाग बना देती है, उसके अंदर जो भी केमिकल होती है वो झाग बना देती है। बट इट्स एब्सोल्युटली केमिकल फ्री। ये जो आपने सोप्स हैं और जो इस तरह की चीज़ें, इट्स फ्री ऑफ दैट। उसकी pH जो है वो आपके बॉडी के साथ या आपकी स्कैल्प के साथ वो मैच करती है, और वो बहुत स्ट्रांग नहीं होते, ना वो बहुत अल्कलाइन होते हैं कि वो ख़राब करे, ना उनकी pH इम्बैलेंस होती है कि आपके बालों को डैमेज करे, आपकी स्किन को डैमेज करे। तो इस वजह से वो जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि हमने तो सारी ज़िंदगी शैम्पू ही नहीं इस्तेमाल किया, हम तो इसी से ही धो लेते थे, एंड उनके बाल बेहतरीन होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपने थोड़ा सा नेचर के करीब जाना है। जितना आपको अगर मिल रहा है कोई ऐसा प्रोडक्ट जो सल्फेट फ्री है तो वाई नॉट, यू शुड ट्राई यूजिंग इट। और मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि डाइट अच्छी रखें, अननेसेसरी डाइटिंग्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, बहुत ज़रूरी है। जो आप खाएंगे वही आपके बाल बनाएगा, वही आपके नेल्स और आपकी स्किन बनाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अपने बालों को रेस्ट दें, अपने बालों को बहुत केमिकली ट्रीट ना करवाएं, बहुत हीट डैमेज ना कराएं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। बच्चियाँ छोटी अभी स्ट्रेट करा रही होती हैं, अगर मम्मा करा रही है कर्ल तो बेटी भी करा रही है साथ में, तो हमने तो कभी नहीं किया था। हमने तो प्रॉब्ली अब आप इस तो टाइम डॉक्टर नहीं थी ना, आपके पास कहाँ टाइम था? नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं था। प्लस हम लोग जब बड़े हो गए थे, इवन देन हम लोग सिंपल जाते होते थे। मतलब हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें बहुत इनकरेज नहीं किया कि आप सैलून जाके बाल बनवा के आओ। आई डोंट नो, अभी ट्रेंड ये हो गया कि सब लोग जा रहे हुए होते। और ये कि जब जरूरत हो जरूर करें, बट अननेसेसरी ट्रॉमा बालों को देने की जरूरत नहीं। आखिरी सवाल, आप पहले क्यों नहीं मिली? मीम भी तो बनाना है ना। सोंगल वाला ने प्रोग्राम में पहले मशवरे, फिर आप शायद अपने बालों को स्ट्रेट ना करते हो, बचत हो जाती। पहले आप मशवरे दे देती तो फिर जिंदगी में ये नौबत ना आती। थैंक यू डॉक्टर अर्मिला, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये पाकिस्तान के कमज़ोर तरीन तबकात के लिए एक बहुत बड़ा आसरा है। बिस्प के लिए रवां माली साल 471 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे 93 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ताहम माजी में ये शिकायत भी सामने आती रही कि इस्तिताअत रखने वाले लोग भी इससे फ़ायदा उठाते रहे, लेकिन अब ऐसी कोई शिकायत बाकी नहीं रहेगी। हमें उम्मीद ये है क्योंकि इस इदारे के चेयरपर्सन एक ऐसी शख्सियत बने हैं जो कि ऐसी दियानतदार शख्सियत हैं कि उनकी दियानत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये शख्स हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जिन्होंने अखुवत प्रोग्राम के ज़रिए लाखों अफराद को अपने पाँव पर खड़ा होना सिखाया। अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं कि हम आपसे ज़रा समझना ये चाहेंगे कि गुर्बत असल में है क्या? जी, गुर्बत की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। एक मुआशी गुर्बत है कि आपके पास पैसे नहीं हैं,
एक समाजी गुर्बत है कि आपके पास कोई इज़्ज़त और मुआशरे में मुकाम नहीं है। एक अखलाकी गुर्बत है कि अगर हम अखलाकी इक़दार से महरूम हैं। अगर एक सियासी गुर्बत है कि हमें सियासी हकूक़ हासिल नहीं है। तो गुर्बत का कोई एक चेहरा नहीं है, कोई एक तस्वीर नहीं है, कोई एक डेफिनेशन नहीं है। आम तौर पर गुर्बत को हम कहते हैं कि पैसे ना होना गुर्बत है। तो मेरे नज़दीक पैसे ना होना गुर्बत की एक जहद तो ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल गुर्बत नहीं है। तो सर अगर हम थोड़ा सा इसको मज़ीद एलैबोरेट कर सकें कि गुर्बत जो है उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने अरसे से गुर्बत को मिटाने के प्लान्स भी चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो कि काम कर रही होती है, हुकूमत भी काम कर रही होती है, लेकिन गुर्बत ख़त्म नहीं हो पाती, उसकी वजह क्या है? देखें, गुर्बत की वजूहात आपने पहले सवाल पूछा क्या हैं, तो वो तो हमें तारीख़ में की जो है किताबों में जाके इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा कि इसकी वजूहात सियासी हैं, इसकी वजूहात जोग्राफ़िकल हैं, इसकी वजूहात टेक्नोलॉजी का ना होना है, इसकी वजूहात आपका मिजाज है, कौमों के अपने एक ट्रेड्स होते हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। ये कोई आज का मसला तो नहीं है ना कि ये तो हज़ारहा बरस से इंसान गुर्बत और अमारत की कशमकश जो है ये चलती आ रही है। तो एक तो ये बहुत मुश्किल काम है इसको ढूंढना, इसकी वजूहात का। दूसरा आपका सवाल ये है कि गुर्बत बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल गुर्बत बढ़ रही है। ये कभी बढ़ती भी है, कभी कम भी होती है। इंसानी ज़िंदगी को देख लीजिए ना कि एक फ़र्द के भी कभी वसाइल बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, इसी तरह कौमों के भी हैं। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के हालात में आप देखें कि कई किस्म के मसाइल हैं, ज़लज़ले हैं, आफ़ात हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, फिर और बहुत सारी वजूहात आप ढूंढ सकते हैं। तो पाकिस्तान में भी गुर्बत में कमी बेशी आती है, कभी ये 20% से कम होती है, आजकल ये 30% जैसे ज़ायद है। तो ये चीज़ें दुनिया भर के ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी ये वेरिएबल्स हैं, बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। अब आपका अगला सवाल ये है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इसमें क्या किरदार है। तो एक बात समझने की है कि सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गुर्बत ख़त्म नहीं होगी। जिस तरह इसके मल्टी डायमेंशनल रीज़न्स हैं, उन तमाम रीज़न्स को हम अगर अपनी गिरफ्त में नहीं लेंगे तो गुर्बत ख़त्म नहीं होगी। बुनियादी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक इमदादी प्रोग्राम है, यानी ये गुर्बत की शिद्दत को कम करता है। अगर किसी शख्स के 20,000 या 25,000 रुपये माहाना आमदनी है तो उसको 3,000, 4,000 या 5,000 रुपये इजाफ़ी दे दिए जाएँ मोहब्बत के इजहार के तौर पर, उसको अपना समझते हुए, ताकि उसके बच्चों को दूध मिल जाए, उसको खाना शाम को पूरी रोटी मिल जाए। तो ये एक इमदादी पैगाम है, इमदादी प्रोग्राम है, और लोगों को जो उसकी फ़ौरी मुश्किलात है उसमें अजाले के लिए एक हौसले का देने का एक पैगाम है। तो इससे गुर्बत की शिद्दत तो कम हो सकती है, गुर्बत कम नहीं हो सकती। गुर्बत की कमी के लिए हमें स्किल्स देना पड़ेंगी, हमें फ़िनंशियल इंक्लूजन देना पड़ेगा, हमें उनको उनके हकूक़ देने पड़ेंगे, हमें इकनॉमिक जो ग्रोथ है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, मैक्रो सतह पर इक़दामात उठाने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा इम्तज़ाज करना पड़ेगा, हमें ईसार का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, कुर्बानी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बैलेंस को बेहतर करना पड़ेगा, बैंकिंग के सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। और फिर यह है कि जो एलीट कैप्चर है उसके हवाले से भी हमें सोचना चाहिए कि बहुत से लोग जो हैं वो अमीर से अमीर तर हो रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरल कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ये तवक्को कर दी जाए कि ये चंद सालों में या 1-2 डेकेड्स में गुर्बत को ख़त्म करेगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पैगाम भी है कि हमने किसी को तन्हा नहीं छोड़ना। अच्छा सर, ये बताएं कि अब ज़ाहिर है हमने हालिया दिनों में एक नंबर सुना, बड़ा ही तशवीशनाक नंबर था, 95 मिलियन लोग पाकिस्तान में पावर्टी में रह रहे हैं, यानी कि गुर्बत में रह रहे हैं। अब रियलिस्टिकली स्पीकिंग क्या ये पॉसिबल है भी कि इन लोगों को गुर्बत से निकाला जा सके, या आने वाले वक्तों में जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, वैसे वैसे गुर्बत की सतह मज़ीद बढ़ेगी और ये एक मिथ ही रह जाएगी कि गुर्बत से किसी को निकाला जा सकता है? देखिए, क्यों नहीं मुमकिन। अगर आपका हमसाया चाइना एक मुल्क है जिसने 40 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल लिया,
तो ये काम मुमकिन है, लेकिन इसके लिए जैसे मैंने तमाम तफसीलात दी हैं, एक बड़े पैमाने पर एक सोच और अमल दोनों चीज़ें हैं। हमें एक बहुत बड़ा एक सोच का काम शुरू करना है, सोच विचार करनी है कि हमारे पर्टिकुलर इश्यूज़ क्या हैं और उनका हल क्या है, और उसके बाद फिर अगला कदम कि हल अगर हमें समझ आ गया तो फिर हम उसको अमल की दुनिया में लेकर आएँ। तो ये ऐन मुमकिन है और ये मुमकिन होगा। या आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि गुर्बत इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगी और इस मुल्क में तरक्की के, खुशहाली के चश्मे फूटेंगे। मैं तो बड़ा पुरुमीद रहने वाला शख्स हूँ। इस मुल्क में अक्सरियत लोगों की जो है वो यासियत पसंद नहीं है, वो मुस्तकबिल को रोशन देखते हैं। तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ईसार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एब्सोल्युटली ये कोई सोच भी नहीं सकता कि हम हमेशा के लिए गरीब हैं तो हमेशा के लिए गरीब रहेंगे। ये तो कुफ़र, तो मायूसी जो है ना, मायूसी तो कुफ़र है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम गरीब ही रहेंगे? हमारे यहाँ इतने नौजवान हैं, इतनी बड़ी आबादी है, इसे मुल्क तो देखें, समुंदर हैं, सहरा हैं, पहाड़ हैं और इतना ह्यूमन रिसोर्स इतना है, और ये सारे के सारे तो बेहतरीन इंडिकेटर्स हैं, इस अमर की गवाही हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मुश्किलात पर ज़रूर काबू पाएंगे। तो सर, आप चूँकि अब बिस्प के चेयरमैन के तौर पर तैनात हुए हैं, तो आपने इसका एक ओवरऑल रिव्यू किया होगा। आपको क्या लगता है कि इस बिस्प के प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है? जी, अभी तो चंद दिन, 1-2 रोज़ हुए हैं कि मैंने इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश का आगाज़ किया है। तो ज़ाहिर है इम्प्रूवमेंट्स तो हर जगह होती हैं, गुंजाइश होती है हर जगह पर इम्प्रूवमेंट्स की। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, कैसे एफिशिएंट इसको किया जाए, अखराजात कम किए जाएं और उसके बाद इसका इम्पेक्ट सामने आए। उसके बाद जो लोगों से हमारा जो इंटरेक्शन है वो बेहतर हो, शिकायत का अजाला किया जाए, ट्रांसफ़र ऑफ मनी जो है वो वक्त पे हो, और अगर मज़ीद लोग जो इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं उनको शामिल होने में मुश्किलात ना हो। और फिर ये भी सोचा जाए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जो लोग यहाँ पर एक मुद्दत से हैं, क्या वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं? अगर वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं या उनका मुतबादल ज़रिया रोज़गार बन गया है, तो उनके लिए क्या एग्ज़िट स्ट्रेटजी हो। तो ये बहुत सारे मामलात हैं। और 10 साल में 12 जब से ये प्रोग्राम बना है, एक सफ़र तय हुआ है। जब पहले कुछ भी नहीं था, एक आइडिया था, फिर आहिस्ता 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 इस मुकाम पे पहुँचे। तो ये बेहतरी का सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा। इट्स प्री मैच्योर कि मैं ये आपको कहूँ कि मैंने ये सारी गलतियाँ देख ली हैं, ढूंढ ली हैं। गलतियाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, और अब हमने कोशिश ये करनी है कि अपनी मैनेजमेंट के साथ मिलकर और उन 93 लाख लोगों के साथ, ख़ानदानों के साथ मिलकर हम ये एहसास बेदार करें कि ये इमदादी प्रोग्राम मोहब्बत का प्रोग्राम और ईसार का प्रोग्राम है, और इसको कैसे हमने खूबसूरत बनाना है। और इसमें ये एहसास किसी के दिल में ना हो कि मुझे भीख मिल रही है। खुदा ना खास्ता ये भीख वाली बात तो है नहीं। ये तो बात यह है कि हमने किसी को गले लगाना है, उसकी मुश्किलात में कमी करनी है। तो इस बड़े तनाजुर में हम देखेंगे कि हम कैसे इसको और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। सही है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो मयार मुकर्रर किया गया है बिस्प से इमदाद लेने का, उसको थोड़ा सा अगर आप नाजरीन के लिए और हमारे लिए एलेबोरेट कर सकें कि वो क्या है और क्या आप इस मयार से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी साइंटिफिक स्टडीज़ के बाद और बैनुल अक़वामी इदारों और हमारे जो रिसर्चर्स हैं इस मुल्क के अंदर जो तहकीक करते हैं, उन सब के मशवरे से ये एक स्कोर कार्ड का सिस्टम बनाया गया। इनकम स्कोर कार्ड है कि कौन लोग हैं जो सबसे कम कमाते हैं और उससे ज़्यादा कमाते हैं, फिर उससे ज़्यादा कमाते हैं। तो एक आर्बिट्रेरी सी एक लाइन है कि 32 नंबर से कम जो लोग हैं इस कैटेगरी में जो लोग शामिल हों, वो 63 इंडिकेटर्स के ज़रिए से असेस किया जाता है कि उनकी नंबरिंग कैसे होती है। तो ये जो 32 नंबर एक दिया गया, उससे नीचे के लोगों को समझा जाता है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनके साथ ये इमदादी सिलसिला शुरू किया जाए। तो उन सबको एक बड़े साइंटिफिक तरीके से, हो सकता है उसमें कोई गलती हो, कोई ऐसे लोग आ जाएं, ये तो एरर का इम्कान हर जगह पर है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि उनमें अगर कोई गलत लोग अगर किसी वजह से कोई शामिल हैं तो उनको उसमें से निकाला जाए, और जो उसमें आना चाहते हैं और उस मुकाम पर हैं और उनको वही मुश्किलात हैं और वो उस इंडिकेटर की लिस्ट में ठीक हैं, तो फिर उनको शामिल किया जाए।
तो ये तो एक साइंटिफिक मैकेनिज़्म है जिसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है कि ये मुझे पसंद है या ये मेरा कोई दोस्त है या मेरा ये कोई फ़लाँ है तो इसको मैं इसमें शामिल कर लूँ, ऐसे नहीं हो सकता। और अगर ऐसे कोई है तो लोग निशानदही करते हैं और इमीडिएटली उनकी सफाई की जाती है उस पूरे सिस्टम की। तो ये बड़ा एक बेहतरीन तरीके से निज़ाम बनाया गया। और अब इसमें मज़ीद ये भी गुंजाइश है कि अगर कोई शख्स कहे कि मैं मेरे नंबर कम है या मैं गुर्बत की सतह से नीचे हूँ, तो वो आए और बिस्प के जो सैकड़ों दफातर हैं वहाँ पर वो अपना सर्वे करवाए, अपने बारे में जो मालूमात दे। तो अगर वो 32 से कम होगा तो उसको उस पर शामिल कर लिया जाएगा। तो ये इसमें मैं पूरे एतमाद से कहता हूँ कि बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पूरी शफाफियत है और इसमें गलत लोग शामिल नहीं हैं। अगर हैं तो वो इतने मामूली हैं कि वो किसी भी जगह पर हो सकते हैं। आप देखें 100% सारी चीज़ें दुरुस्त तो हर जगह नहीं हो सकती। तो वी आर ट्राइंग टू रीच द अल्टीमेट गोल ऑफ एन आइडियलिस्टिक नंबर के 100% भी हो जाएं। अच्छा सर, अब ये जो बिस्प है ये बेसिकली एक कैश डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है और आपका जो अपना प्रोजेक्ट है वो अखुवत बेसिकली वो लोगों को कारोबार की तरफ लेकर जाता है। तो दोनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर है? देखिए, ये वन और अदर की बात नहीं है। ये नहीं आप कह सकते कि गुर्बत के ख़ात्मे का सिर्फ़ एक ही तरीका है। गुर्बत के ख़ात्मे के बहुत से तरीके हैं। अब आप ये देखिए ना कि एक औरत है, वो बूढ़ी है या बेवा है या कोई माजूर है या कोई डिसेबल्ड है, आप उसको कारोबार के लिए कर्ज़ा तो नहीं दे सकते, इसलिए कि कारोबार करने के लिए जिस सलाहियत की ज़रूरत है वो उससे महरूम है। और अब इसी तरह से अगर कोई शख्स कारोबार कर सकता है तो उसको ये इस किस्म की मदद नहीं मिलनी चाहिए कि वो आगे बढ़ सकता है। तो ये आइदर और नहीं है, ये हर तरह का प्रोग्राम बनना चाहिए कि जिसमें लोगों को, जिस तरह आप देखें ना कि इस्लाम के असूल हैं, ज़कात भी दी जाती है और फिर कर्ज़ हसन भी दिया जाता है। तो ज़कात उनको दी जाती है जो कोई काम नहीं कर सकते और वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने उनको उनकी मदद करनी है। कर्ज़ हसन एबल बॉडीड लोग जो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं उनको दिया जाना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड एक तीसरी कैटेगरी बनती है उसके बाद कि वो लोग जो बड़ा कारोबार करते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की बेसिस के ऊपर कारोबार के लिए पैसे दिए जाएं। तो ये सारे प्रोग्रामों का जो इम्तजाज है, दैट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर पॉवर्टी एलिविएशन। तो सर, क्या हम आने वाले वक्तों में ये देख सकते हैं कि कोई बिस्प और अखुवत का कोई कॉम्बिनेशन सामने आए? नहीं, ये दो अलग प्रोग्राम्स हैं। वो एक सिविल सोसाइटी का प्रोग्राम है, ये एक हुकूमत की मदद से चलने वाला प्रोग्राम है। सिर्फ अखुवत नहीं, बहुत सारे और अदारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो हम तो कोशिश करेंगे कि बिस्प का जो रिलेशनशिप है वो तमाम अदारों के साथ कायम हो। पाकिस्तान में रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से बहुत से काम तरक्याती काम हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े इंडस अस्पताल है, सैलानी है, TCF है, यानी सोशल सेक्टर में कितने अदारे का अमल खिदमत है काम कर रहे हैं। तो इन तमाम अदारों को हम ज़ाहिर है जोड़ना चाहेंगे ताकि डुप्लीकेशन ना हो, किसी भी किस्म की कोलैबोरेशन कायम हो, सिनर्जी क्रिएट हो। क्योंकि देखिए, सोसाइटी को और रियासत को अलहदा तो किया नहीं जा सकता। सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मिलके काम करेंगे तो ये मुल्क खुशहाल होगा। और आप जैसे लोग, मीडिया साथ मिलेगा तो ये आवाज़ जो है इसमें ताकत आएगी। तो हम बिस्प को ज़ाहिर है हर उस अच्छे अदारे के साथ जोड़ना चाहेंगे जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि एक खूबसूरत पाकिस्तान जिसमें हर शख्स को आगे बढ़ने के मौका मिल सके। अच्छा सर, बिस्प के हवाले से बेसिकली रिकॉर्ड भी सामने आया था कि कई ऐसे लोग जो कि मुस्तहिक नहीं थे वो भी पैसे ले रहे थे। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कैसे मज़ीद इंश्योर की जाएगी इसकी? देखिए, इस तरह की शिकायत तो आती रहती हैं, आती रहेंगी, लेकिन हमारी काविश ये होगी कि एक भी पैसा जो है इस कौम का टैक्स पेयर्स मनी है ना, वो किसी गलत शख्स को ना जाए। तो जो माजी में इस किस्म की शिकायत आई तो उसके तहत हज़ारों लोगों को निकाला गया और फिर कोई और अगर आती है तो फिर उसको निकाला जाएगा। ये एक मुसलसल अमल है। देखें, एक आइडियलिस्टिक इन्वायरमेंट या एक आइडियलिस्टिक मुआशरा तो हम एक दिन में तश्कील नहीं दे सकते। तो आपकी बात दुरुस्त है। हमारी जो सुबह शाम यही कोशिश होनी चाहिए कि जो मुस्तहिक आदमी है,
वो उसकी मदद होनी चाहिए। और गैर मुस्तहिक अफराद, अब देखें ये उन लोगों की भी तो अखलाकी ज़िम्मेदारी है, क्या उनकी अखलाकी इक़दार कहाँ चली गई? जब मैंने पहले आपको कहा कि गुर्बत जो है वो सिर्फ मुआशी नहीं है, वो अखलाकी भी है, तो ऐसे लोगों को ख़ुद क्यों नहीं ये एहसास पैदा होता कि हम क्यों ये इमदाद ले रहे हैं जो हमारे लिए नहीं है? तो ये मैं इस बात को इस हवाले से देखता हूँ कि उन अफराद की भी ज़िम्मेदारी है, मुआशरे की भी ज़िम्मेदारी है, रियासत की भी ज़िम्मेदारी है, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इन पैसों को जो अमानत के तौर पर मिले हैं सही शख्स तक पहुँचना चाहिए, और यही हमारा मतमय नज़र होगा मुस्तक़बिल में। सही है। अच्छा, अब ज़ाहिर है आपने बड़े करीब से गुर्बत के ख़ात्मे के लिए काम किया है और लोगों को खुद मुख्तार बनाने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए बड़ा काम किया है। आपकी नज़र में माजी की जितनी हुकूमतें रही हैं उनकी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स के हवाले से क्या क्या कोताहियाँ रही हैं अभी तक आपकी नज़र में? नहीं, ये इस किस्म के सवाल जो हैं ये कबल अज़ वक्त हैं। मुझे तो अभी कुछ समझने में वक्त लगेगा। अब हम हल ढूंढना चाहते हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो हमें कोताहियों की बजाय मुस्तकबिल की बेहतरी की तरफ नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसकी रकम वफाक के बजाय अब सूबों से जारी करने का फ़ैसला किया जा रहा है, तो इसका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा? मतलब बेसिकली इस फ़ैसले की वजह क्या है? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन कोलेब्रेशन हो सकती है। वफाक भी पैसे को भी देने चाहिए, सूबों को भी देने चाहिए, मुकामी हुकूमतों को भी देने चाहिए, ये जो हमारे मुल्क के मुखय्यर हजरात हैं उनको भी देने चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो 93 लाख ख़ानदान हैं, तो यानी चले आप कह लें 1 करोड़ ख़ानदान हैं, तो ऐसे 1 करोड़ ख़ानदान हैं जो बालाई सतह पे रहते हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे रखा है, तो ये उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इन भाइयों की मदद करें। तो ये हुकूमत कोई भी हो, पैसा तो इसी मुल्क के अवाम का है ना। ईसार और कुर्बानी की कहानी तो पाकिस्तान के लोग ही रकम कर रहे हैं। तो ये अगर दोनों तरह की हुकूमतें मिलके काम करेंगी तो ज़्यादा वसाइल आ जाएंगे। तो ये तो एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है कि हमने टैक्स पेयर्स के मनी को किस तरीके से बेहतरीन तौर पर उसको आम आदमी की रसाई में लेकर आना है। फाइनली सर ये बताइए कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टडी किए होंगे, बहुत सारे मुल्कों के पॉवर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया होगा। आपके नज़दीक कौन से मुल्क का प्रोग्राम गुर्बत के ख़ात्मे के लिए बेहतरीन रहा या बेस्ट प्रैक्टिस जिसको आप कहेंगे? जी, मैं तो एक ही प्रोग्राम से इंस्पायर हुआ हूँ, और वो आलमगीर मोहब्बत का पैगाम है, उसको मवाख़ात कहते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। उसका कहना यह है, उस प्रोग्राम का एसेंस ये है कि अगर मुआशरे में 2 तरह के तबक़ात हों, एक हैव्स और एक हैव नॉट्स, तो उनके दरमियान अगर भाईचारे का रिश्ता कायम हो जाए और हैव्स में से एक उठ के हैव नॉट्स में से एक को कहे कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, मेरी खुशियाँ तुम्हारी हैं और मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो दिस इज़ दी ट्रू स्पिरिट कि हम किसी भी मुआशरे में गुर्बत कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अब रबीउल अव्वल का महीना है, हमें ये सुन्नत को अगर हम अपना लें कि आधे पाकिस्तान को अपनाइयत के अमल का हिस्सा बना लें तो गुर्बत ख़त्म हो सकती है। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, 4 अरब अगर गरीब हैं, 4 अरब गरीब नहीं हैं, तो उनके दरमियान इंसानी यगानगत की और मोहब्बत की एक ज़ंजीर बन जाए। तो दुनियावी प्रोग्राम्स भी हमने बहुत से देखे हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पर एक बुलंद तरीन पैगाम है वो यही है कि हमें रज़ाकारियत की बुनियाद पर अपने ज़रूरत से ज़ायद जो कुछ भी है ये उन लोगों के हवाले करना चाहिए जो पीछे रह गए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बिस्प के चेयरमैन, और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए जो उनका किरदार है वो हम सब के सामने है। अब बिस्प के चेयरमैन के तौर पर ये अपने एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। वी विश हिम ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाकिस्तानी मईशत के मुताल्लिक आलमी बैंक ने एक परेशान कुन रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है और अब रियासत ने फैसला ये करना है कि क्या उसने सिर्फ अशराफिया के हक़ में पॉलिसियाँ बनानी हैं या फिर एक रोशन सफ़र का आगाज़ करना है।
पाकिस्तान का जो इदारा है शुमारियात है उसने कई बरसों से गुर्बत के मुतालिक आदाद-ओ-शुमार देने बंद कर दिए हैं और अब आलमी बैंक कहता है कि जी गुज़िश्ता माली साल के दौरान 1.25 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे गए हैं और गुर्बत गरीब तरीन जो अफराद हैं उनकी तादाद 9 करोड़ हो गई है। माशी हालत ऐसी है कि पाकिस्तान एशिया के 46 ममालिक में आखिरी 4 ममालिक की सफ़ में पहुँच गया है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे सरकारी इदारों का हाल है वो ये है कि वो सरकारी महकमों में सरकारी जो अफसरान हैं उनकी तनख्वाहें नहीं दे सकते। हमारी यूनिवर्सिटियाँ बैंकरप्ट हो गई हैं, PIA जैसे बड़े बड़े इदारे बैंकरप्ट हो रहे हैं और अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्राइवेटाइजेशन जो है जिसके हवाले से अक्सर ये बात होती है कि हमें इदारों को निजकारी की तरफ लेकर जाना चाहिए और हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो इदारे चलाएं। अब हम कौन कौन से इदारों को निजकारी की तरफ लेकर जा रहे हैं और उससे क्या फ़ायदे होंगे, इसके कंसर्न्स क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज राना साहब, सहाफ़त में और इकनॉमिक्स में दोनों में ही जो है वो ज़बरदस्त काम करते हैं और बड़ा एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। अभी चंद दिनों पहले तक तो आपने जो खबरें ब्रेक की हैं इधर उधर की, आपने तो बस हिला के ही रख दिया सबको। सब परेशान है आपके आर्टिकल्स पे, रोजाना आप कोई एक नया जो है वो बम फोड़ते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ आए, हर हुकूमत ने अपने मंशूर में इस किस्म की बातें की हैं, नारे लगाए हैं कि भाई हम प्राइवेटाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब हुकूमत में आते हैं तो फिर प्राइवेटाइजेशन के लिए कुछ नहीं करते और मजीद कर्जे और एक बैंकरप्सी का माहौल बन जाता है। अब कौन कौन से इदारे ऐसे हैं हमारे जो प्राइवेटाइज होने चाहिए और जो प्राइवेटाइजेशन इदारे हैं जो लॉस में हैं ज़्यादा, ताकि हम उससे फिर ज़रा बैकग्राउंडर बना लें ज़रा। जी देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी को प्राइवेटाइज करना चाहिए वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, जिसका सिर्फ पिछले साल का जो नुकसान था वो 86 अरब रुपए था। जो हायर एजुकेशन कमीशन का बजट है उससे भी कहीं ज़्यादा लॉस सिर्फ PIA का था गुज़श्ता साल। और इस साल के जो इनकी एस्टिमेट्स हैं, इन्होंने तखमीना लगाया है कि तकरीबन इनके 13 अरब रुपए का इनका मंथली शॉर्टफॉल है। इनकी जो सेल्स हैं और जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो कोई 153 अरब रुपए के शॉर्टफॉल की इस साल में ये फिर बात कर रहे हैं। तो अगर कोई एक सिंगल एंटिटी है जिसको फौरी बंद हो जाना चाहिए, फौरी प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए, और अगर उसकी प्राइवेटाइजेशन में वक्त लग रहा है जो कि लगेगा, तो फिर उसको मेरे ख्याल ग्राउंड करने में भी कोई हर्ज नहीं है, वो है PIA। इस जैसा इदारा जिसकी बद इंतजामी की मिसाल आपको कम ही मिलती है। ग्राउंड पहले हो गए हैं, तेल की कीमतें तो तेल के पैसे नहीं है हमारे पास जहाज़ों के, तो ग्राउंड ही है तकरीबन, हम उनको समझें नहीं है। उनको मेरे और आपके पैसे जो हम तनख्वाह में से अपने वो टैक्स देते हैं काट के, उसको अभी भी चलाने की कोशिश की जा रही है। और जिसकी मैं सख्त मुखालफत कर रहा हूँ कि PIA को बिल्कुल और कोई पैसा नहीं देना चाहिए। अपने ओन पे वो उड़ती है एयरलाइन तो चले, हमारे पैसों के ऊपर मजीद नहीं। कि अब हालत यह है कि आप देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप एयरफोर्स से लेके आएंगे उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, उनका अब एक जो जंगी जहाज उड़ाता है या जंगी जहाज की जिनकी प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, उसको कमर्शियल एयरलाइन के बिजनेस का क्या पता। और ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी भर्तियां सियासी जमातों ने की PIA के अंदर, उसका भी एक इम्पैक्ट आया। इनको एफिशिएंसी के इनके बड़े सीरियस इश्यूज हैं। उसके बाद जो दूसरा इदारा आ जाता है या सेक्टर जहां पे फौरी तौर पर प्राइवेटाइजेशन हो जानी चाहिए। सर पहले PIA के ऊपर थोड़े से मेरे जहन में एक दो सवालात हैं, तो फिर हम दूसरे इदारे पर आ जाते हैं। PIA के ऊपर ज़रा पहले मुझे थोड़ा सा समझा दें। PIA के जब लोगों से बात की जाती है तो वो कहते हैं देखिए हम तो लॉस में नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ रहा है हमारे पास, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक हम पहुंच चुके हैं, हमारे तो पिछले मामलात ख़राब हैं, उन मामलात को ज़रा हमसे अलग कर दिया जाए तो हम देखें हम तो प्रॉफिट में हैं। देखें, वो जो उनके पिछले मामलात हैं वो उन्होंने उधार लेके आपको या मुझे पैसे दिए थे। वो जो कर्ज उन्होंने लिया था वो इसलिए लिया था कि PIA लॉसेस में जा रहा था, और वो जो कर्जा लिया था उसको उतारने के इनके पास अब पैसे नहीं है। और फिर जो इन्होंने जहाज़ लिए थे वो जहाज़ लेके इन्होंने हमें तो दिए नहीं थे, जो आज हम इनकी अदायगी करें वो जहाज़ लेके तो एयरलाइन की एक मलकियत थे। एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, जो PIA है एक लिस्टेड कंपनी है, एक कंपनी है लाइक एनी अदर कंपनी, उसके साथ पाकिस्तान का नाम सिर्फ लगा होता है। तो अगर जो बिजनेस होता है उसमें कंपनियां बनती भी हैं, तबाह भी होती हैं, बंद भी होती है, इसमें मसला क्या है? मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की भी जब इनकी अब गिमिक के अंदर जाएंगे, मेरे पास अभी अब एक टाइमलाइन दे दी है हुकूमत ने। जी फवाद साहब जो कि प्राइवेटाइजेशन को अब देखेंगे मामलात, तो कोई टाइमलाइन आ गई है उनकी कि हाँ जी अब हम फैसला कर चुके हैं कि PIA को अब हमने प्राइवेटाइज कर देना है, ये तय हो चुका है अब तो?
ये पहली दफा तय नहीं हुआ। पहले मुझे याद है जब पिछला IMF का प्रोग्राम था सागदार साहब वाला 2013-2016 वाला, उसके अंदर भी PIA की प्राइवेटाइजेशन उसकी डेडलाइंस तक सेट थी क्या करना है। और जब हमने उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया, पता चला कि बजाय इसको प्राइवेटाइज करने के, इसकी कॉस्ट कटिंग करने के, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने, मेरा ख्याल मुझे याद नहीं पड़ता, नंबर थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, मोर देन 1100 पीपल उन्होंने और हायर कर लिए थे। और जब ये प्राइवेटाइजेशन के ऊपर शोर पड़ा तो PTI, पाकिस्तान पार्टी और PMLN, इन तीनों ने मिलकर जो कानून था PIA का, उसमें तरमीम करके इन्होंने 2 इसमें शिक्के डाली। नंबर 1 कि इसके 49% से ज्यादा शेयर्स बेचे नहीं जा सकते। नंबर 2, अगर आप 49% शेयर जितने भी आप बेच दें, उसकी जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट हैंड्स में नहीं दी जा सकती। आप कोई पागल ही होगा जो 49% उस वक्त सरमायाकारी करके और मैनेजमेंट इन लोगों के हाथ थे जिन्होंने PIA को तबाह किया था। तो ये जो PIA के कानून में जो सा तरमीम की गई थी, वो तो अब इस हुकूमत ने जाते जाते खत्म कर दी है, जो पिछली गवर्नमेंट थी। और दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एक्टिव PIA प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, अब तरीकाकार, सिर्फ एक क्वेश्चन कि तरीकाकार में ट्रांसपेरेंसी किस तरह मेक श्योर करेंगे? क्योंकि पहले जुल्फी बुखारी और इन पे इल्जाम लगते रहे कि रूजवेल्ट बेच रहे हैं, तो जाहिर है PIA प्राइवेटाइज होगी तो उसके जितने एसेट्स हैं वो भी उसके साथ प्राइवेटाइज होंगे। तो क्या ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी कि मैं बैठी हूँ, मैं वजीर हूँ, मैं अपने चाचे मामे के पुत्र को ना जाके बेच दूँ, या मैं कोई ऐसा टेंडर ना बनाऊँ कि जो उसको फायदा पहुंचा रहा हो और बाकी जो जेन्युइन उसको लेने वाले लोग हैं वो उसका फायदा ना उठा सके? देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप 100% ट्रांसपेरेंसी तो अश्योर नहीं कर सकते। एट द बेस्ट व्हाट यू कैन डू कि जो कानून है, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको आप फॉलो करें। इस वक्त ये PIA को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं अंडर द प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस। उसके अंदर एक बड़ा तफसीलन एक प्रोसेस पूरा दिया हुआ है। अगर तो ये प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस में जो प्रोसेस दिया हुआ है उसको फॉलो करते हैं तो 6 माह से 1 साल लगेगा इसकी प्राइवेटाइजेशन में। दैट विल बी अ स्लो प्रोसेस बट इट विल बी रिलेटिव टर्म्स में ट्रांसपेरेंट ये प्रोसेस होगा। अगर इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो कि अभी नहीं लेके चाहिए, वो क्विक हो सकता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकिन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सही। अच्छा, एक और चीज़ सामने आई थी वो ये कि PIA को जो है वो 2 कंपनियों में डिवाइड कर दिया जाए, एक के अंदर उसके एसेट्स ले जाएं और एक के अंदर सारी लायबिलिटीज़ ले जाएं। ये कौन सा फार्मूला है? ये नया फार्मूला नहीं है जी। ये जो डॉक्टर इरशाद हुसैन थे PTI की गवर्नमेंट में, उन्होंने ही ये गुड PIA और बैड PIA का उस वक्त कहा था, और उससे पहले भी गालिबन ये बात हुई थी। इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। जो कर्जे हैं माजी के, अब उसकी कोई 743 अरब रुपए की उसकी लायबिलिटीज़ हैं। कुछ 371 अरब रुपया तो सिर्फ वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारी ली कि हम वापस करेंगे अगर PIA वापस नहीं करता। तो जो कर्ज है वो तो नया सरमायाकार तो आपसे कर्जा खरीदने तो नहीं आया ना, वो तो जहाज लेने और रूट्स लेने आया। तो होना ऐसे ही है। अगर ये बिकी एयरलाइंस तो ऐसे ही बिकेगी कि उसके जो असासे जो हैं, जो ऑपरेशनल असासे, वो एक कंपनी में चले जाएंगे, और जो उसके नॉन स्ट्रेटेजिक नॉन ऑपरेशनल एसेट्स हैं, जैसे रूजवेल्ट होटल है, स्क्राइब होटल है पेरिस में, कुछ पाकिस्तान में भी 1-2 होटल्स हैं, वो जो है होटल्स और इंक्लूडिंग द डेट, वो बैड PIA में पार्क हो जाएगा। और इनका आइडिया ये है कि जो बैड PIA है उसके अंदर जो असासे आएंगे, जैसे रूजवेल्ट और बाकी जो इनके एसेट्स हैं, वो बेच के फिर इनका कर्जा उतारा जाएगा। अच्छा, ठीक है। अगली एंटिटी पर आते हैं जी। अगली एंटिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है आपका, वो एक सेक्टर पूरा कर ले। इंडिविजुअल कंपनीज उसके अंदर बड़ी 9 हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। अब शायद 10 हो गई हैं, वो ट्राइबल एरियाज वाले भी मिला लें। तो वो पावर सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की जरूरत है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को। कराची वाला तजर्बा हम सबको पता है कामयाब नहीं था। उसमें बड़े इफ्स एंड बट्स थे, बड़े इश्यूज थे। उस जो कराची की जो एंटिटी है उसकी प्राइवेटाइजेशन जो हमने 2005 में गालिबन की थी, उससे या 6 में की थी, उससे सबक सीखते हुए जो वहाँ से जो मिस्टेक्स हुई हैं उसको सामने रखते हुए इनको पावर सेक्टर को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। अभी ये कर ये रहे हैं 2 काम। अभी फौरी तौर पर ये प्राइवेट इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन की तरफ शायद नहीं चाह रहे या रिलक्टेंट है। एक तो एक आधा एंटिटी को ये चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया जाए। दूसरा इनका ये प्लान है कि या तो सूबों को दे दिया जाए। ये सूबों वाला जो ढोल है ये पिछली गवर्नमेंट्स भी पीटती रही है, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। फिर इनका एक प्लान ये है कि इसकी जो मैनेजमेंट है उसको आउटसोर्स कर दिया जाए। इट कैन बी वर्केबल प्लान। ये जो इसकी मैनेजमेंट है इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, वो किसी प्राइवेट हैंड्स में, लेकिन फिर उसको फ्रीडम भी हो टू हायर एंड फायर द पीपल। ऐसा ना हो कि सिर्फ मैनेजमेंट दे दें और उसके साथ उसको फ्रीडम टू वर्क एंड फ्रीडम टू टेक डिसीजंस ना दें। और फिर तीसरी आखिरी स्टेज इसकी फिर होगी कि आउटराइट प्राइवेटाइजेशन। तो ये इनको करना चाहिए। पाकिस्तान स्टील मिल्स 2015 से बंद है और उसकी प्राइवेटाइजेशन हो जानी चाहिए। मुख्तलिफ लॉबीज हैं जो आज भी चाहती हैं कि उसकी प्राइवेटाइजेशन ना हो।
तो मेरा ख्याल है कि उसकी भी अब इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि वो 20वीं सदी की वो स्टील मिल है, उसके अंदर जो मशीनरी है वो अब आउटडेटेड है, वो एफिशिएंट नहीं है, उसकी प्लांट की कैपेसिटी जो है उसको ट्रिपल करने की ज़रूरत है, उसमें इस किस्म के इश्यूज़ हैं। अब वो रशियन टेक्नोलॉजी जो है वो आज ख़त्म हो चुकी है, शायद मुझे नहीं पता हुई है या नहीं, बट वो बिल्कुल आउटडेटेड तो है, ये तो बात श्योर है। अब कुछ लोग चाह रहे हैं कि अब इन हालात में भी 2015 से लैंड भी उसकी मशीन्स और उनके साथ प्राइवेटाइज होना पड़ेगा फिर उसको भी, क्योंकि लैंड पे अक्सर बात आ जाती है कि भाई वो तो खरबों की ज़मीन है। अभी इनका प्लान ये जो कोर लैंड है ना, जहाँ पे वो मिल्क का प्लांट लगा हुआ है, उसकी कॉलोनी है, वो लीज आउट की जाए, बेची ना जाए, और जो लैंड को तो ये सेपरेट करें ताकि झगड़ा खत्म हो। लेकिन उसके अंदर एक और भी इशू है, जो सूबाई हुकूमत है सिंध की, उसने ज़मीन दी थी स्टील मिल चलाने के लिए। तो अब उसमें एक तो उस लैंड के ऊपर जो मेरी इत्तला है, और इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी बात होती रही है कि कुछ ज़मीन पे तो पहले ही कब्जे हो चुके हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए इनका गालिबन यही फैसला है कि लैंड को ना बेचा जाए, सिर्फ जो कोर है उसके ऑपरेशन है उसको बेचा जाए। सही है। अच्छा, अब इसमें तो बिडर भी एक ही रह गया है, जो बिडर्स थे वो भी सारे जो है वो बैकआउट कर गए, एक बेचारा रह गया है, वो कौन है? बात बड़ी सिंपल सी है, हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी स्पीड के ऊपर चले, ऐसा नहीं होता। आपने 2020 में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की थी, प्री क्वालिफाई किए थे, अब 2020 और 2000 में दुनिया बदल गई है। ये सूरत हाल फेस्को थी, माफ कीजिएगा, जो फैसलाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है, जब 2016 या 17 में इसकी प्राइवेटाइजेशन की बात हुई तो उस वक्त चीज़ें काफ़ी एडवांस स्टेज पे चली गई, कोई एक फॉरेन बिडर भी था, तो आपने वो प्रोसेस खत्म कर दिया, क्योंकि उस वक्त नून लीग नहीं चाहती थी कि फेस्को की प्राइवेटाइजेशन हो। IMF के कहने के ऊपर इन्होंने उसको ले गए थे प्राइवेटाइजेशन की स्टेज पे, खुद ही सारी चीज़ों को रिवर्स करवा दिया। तो अब एक बिडर रह गया तो कोई मसला नहीं है, अब दोबारा उसको री एडवर्टाइज कर दें, नए आप TOR उसके बना दें, तो 2 माह में सारा प्रोसेस फिर मुकम्मल हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग का होनी चाहिए काम करने। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, चलिए, 3 हमने डोमेन्स पर बात कर ली, 3 एंटिटीज पर, मजीद और कौन सी? जी देखिए, आप प्रोसेस तो इधर से ही आ रहे हैं, बाकी अगर आप कन्वेंशन सेंटर को बेच देंगे, सर्विसेज होटल इंटरनेशनल जो बेचा वो आप ट्रांजैक्शन उसकी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, कुछ और आप काम कर देंगे, वो इनका एक हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी है उसको बेचना चाह रहे हैं, फर्स्ट वुमेन बैंक को बेचना चाह रहे हैं, वो एज सच मटेरियल एंटिटी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो मटेरियल रेलवे की क्या सूरत हाल है उसका बताएं जरा। देखिए, दुनिया भर में जो रेलवेज है ना, वो उसके हालात कुछ ऐसे होते हैं, हमारे तो ज़्यादा ही बहुत ही ख़राब है। रेलवेज को गालिबन बेचना नहीं चाहते, उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वो दुनिया में प्रॉफिटेबल नहीं है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट में तो बहुत प्रॉफिटेबल है, गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर सब्सिडीज और आपको इस तरह के काम करने पड़ते हैं। PIA की रिस्ट्रक्चरिंग में इनको उनके एम्प्लॉइज हैं, उनकी पेंशन हैं, उसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। PIA की जितनी लैंड है अगर उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर लें, उसकी कमर्शियल यूटिलाइजेशन कर लें, तो PIA जो है, जो वफाक से पैसे लेती है जिंदा रहने के लिए, वो पैसे वफाक को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस स्टेज के ऊपर PIA जो है वो प्राइवेटाइजेशन में नहीं है। सही। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए कि अभी फवाद हसन फवाद साहब जो आए हैं, प्राइवेटाइजेशन के मामला देख रहे हैं, तो उनका एजेंडा क्या है? इज़ ही ऑल फॉर प्राइवेटाइजेशन, और उन्होंने कोई अपनी जो है वो कोई ऐसी लिस्ट बनाई है कि हाँ हम इनके ऊपर ये काम करेंगे? क्योंकि जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत जो मालूमात थी वो ये कि हमने प्राइवेटाइजेशन के लिए कोई 15 बिलियन रुपए रखे हैं, बहुत ही कम हमने अमाउंट रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बस हम कह तो रहे हैं लेकिन शायद कर ना पाएँ। 15 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का हमने कोई बजट रखा है कुछ प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के लिए। वो इसलिए था कि चूँकि ये इलेक्शन का साल था, एक गवर्नमेंट ने जाना था कि टेकर्स बनना था, नई गवर्नमेंट में आना था, तो सारा टाइम इसी में गुजर जाना था। तो इसलिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की बजट की उसके फोरकास्ट नहीं रखे, वो अनरियलिस्टिक होते अगर वो 200-400-500 अरब रुपये रख लेते। तो दिस वॉज द रीज़न कि टाइम नहीं है, इलेक्शन का साल है, तो प्राइवेटाइजेशन हो नहीं सकती। फवाद हसन फवाद साहब ने जो उस दिन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सही है, और अब फवाद साहब क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं उसी तरह फवाद साहब जो है वो कह तो रहे हैं कि मुझे जब अप्रोच किया गया, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो मुझे वो काम दिया गया जो कोई भी लेने को तैयार नहीं था। और 2-3 बातें उन्होंने अपने मुताल्लिक कही कि मैं जब तक हूँ, जितने भी अरसा हूँ, मैं फैसले करूँगा, मैं फाइल्स को रोकूंगा नहीं, मैं चीज़ों को आगे चलाऊँगा। अब फवाद साहब के ऊपर एक दबाव तो है कि वो इन चीज़ों को करके दिखाएं, क्योंकि उनकी जो रेपुटेशन है वो डूअर की है, वो काम करने वाले शख्स की है। जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, किस हद तक कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते। 2 बातें उन्होंने फवाद साहब ने उस दिन जो कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिससे मैं हम्बली डिसएग्री करता हूँ और अपनी राइटिंग में भी मैंने लिखा।
उन्होंने कहा कि जी PIA को हम ग्राउंड नहीं करेंगे, हम इसको चलाएंगे, जो भी मदद देने की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। भाई क्यों चलाएंगे आप PIA को मेरे पैसों से? मैं तो बिल्कुल भी टैक्स पेयर्स के पैसों को इनको PIA को देने की सपोर्ट नहीं करूंगा। PIA को जरूर चलाए अगर वो खुद अपने बल के ऊपर चल सकती है, मेरे पैसों के बल के ऊपर नहीं। तो इसका मतलब है तो बिजनेस एज यूजुअल है ना, कि फाइनेंस से पैसे ले लो, बैंकों से पैसे ले लो और PIA को दे दो, कल तो वफाकी हुकूमत ने वो कर्जा वापस करना। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कोई भी मुलाजिम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फारिग नहीं होगा अगर उसकी निजकारी हो भी जाती है। फिर सवाल पैदा होता है कि क्यों नहीं होगा। प्राइवेटाइजेशन आपको पता है कि जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं पॉलिटिकल भर्तियां की, वो क्यों अगला जो ये शायद इसका प्लान ये है कि अगर वो कंपनी में नहीं भी रहते, अगर कोई कंपनी बिकती है, फॉर एग्जांपल PIA भी बिकती है, तो उसके एम्प्लॉइज को सरप्लस पूल में डाल के उसको तनख्वाहें देते रहें। तो ये बर्डन तो उसके ऊपर सरकार के ऊपर ही है ना। तो आप फैसला करें, उनको गोल्डन हैंड शेक दें। ठीक है, मैं भी, आप भी, हम सब नौकरी पेशा लोग हैं, लेकिन एक स्टेज आती है कि आपका मालिक आपको कहता है कि आपके काम की हमें जरूरत नहीं है, और हम जब जॉब में आते हैं तो ये रिस्क हमेशा हमें रहता है। हमारे पास ऐसे इदारे पाकिस्तान में रहे हैं जिन्होंने गोल्डन शेक हैंड दिया है अपने एम्प्लॉयज को, खत्म हुए हैं वो इदारे। ऐसी कोई नई मिसाल थोड़ी, तो पहले भी होता रहा है। और आप आगे चलें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ मुझे बताएं कि ये जो कंसर्न होता है कि मिसाल के तौर पे हमने, ठीक है, कंपटीशन आ जाएगा, एक प्राइवेट एंटिटी होगी, बेटर मैनेजमेंट हो जाएगी, इदारे बेहतर हो जाएंगे, लेकिन क्या ये कंसर्न दुरुस्त है कि मिसाल के तौर पर अगर PIA को हमने प्राइवेटाइज कर दिया तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में जहाज़ उड़ाना छोड़ देगा कि जहाँ पर प्राइवेट एयरलाइंस नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो वो जो इदारे होते हैं गवर्नमेंट के, उनका एक ख़ास मकसद ये भी होता है कि तमाम लोगों को सर्विसेज या फैसिलिटेशन दी जाए। तो इसको कैसे फिर काउंटर किया जाएगा? मुझे तो नहीं समझ आती कि ये प्रॉफिटेबल रूट्स जो है कैसे नहीं हो सकते। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप एक डेस्टिनेशन के ऊपर अगर आप 7 उसकी परवाज़ें चलाते हैं एक हफ्ता में, तो अगर 2 वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो तो आप 2 चलाए ना। जब जहाज़ में जाना ही खाली है, उसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जाने की, तो इसका मतलब है वहाँ पे आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है उसकी। हमारे नॉर्दर्न एरिया है जो एयरलाइंस अभी भी आपकी PIA ज़्यादा जा रही है, तो अगर आप ये रूट ओपन कर दें और वहाँ पे जितनी नीड होगी पैसेंजर की उसके मुताबिक जहाज़ जाएगा ना। ये कोई पब्लिक उस तरह की ट्रांसपोर्ट तो है नहीं कि जी रूट चल रहा है, आपकी वो मेट्रो है, वो हर 5-15 मिनट के बाद मेट्रो आएगी, सवारी हो ना हो मेट्रो ने चलना है। भाई क्यों चलना है मेट्रो ने? वो तो आपके सिटी के अंदर तो बात समझ आती है, आपकी जो वहाँ पे जो मोबिलिटी होती है उसके मुताबिक तो ये ठीक है। अब जो एयरलाइन के जो रूट्स हैं अगर प्रॉफिटेबल वो होंगे, अगर वहाँ पे ट्रैफिक है तो वो पैसेंजर्स हैं तो वो प्रॉफिटेबल होंगे, नहीं ट्रैफिक है तो नहीं प्रॉफिटेबल होंगे। तो इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सही। मुझे तो ये टेंशन है और मुझे तो ये टेंशन है, आप लोग तो प्राइवेटाइज करने के हक में बड़ी बात कर रहे हैं, मुझे ये टेंशन है कि हमारे सरकारी इदारों का क्या होगा जो कमर्शियल फ्लाइटें 300-300 का बड़ा जहाज लेकर मुफ्ता उड़ाने ले जाते हैं, कभी वजीर आजम साहब ले जा रहे हैं और हर हुकूमत में इस किस्म की कार्रवाइयां कम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो ना करें एंजॉय। देखिए, जो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का प्लेन है, गालिबन उसको क्या कहते हैं, PF-1 कहते हैं उसको, एयरफोर्स 1। और एयरफोर्स 1 तो वो रहेगा ना, वो तो खत्म नहीं होगा, चाहे PIA टक्कर पे है सर। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिरी फाइनली छोटी सी चीज़ वो ये कि निगरान हुकूमत है, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, आई एम ऑल फॉर प्राइवेटाइजेशन, अच्छी बात है, लेकिन क्या निगरान हुकूमत जो ये काम कर रही है उसका जो टेन्योर है उसके अंदर ज़ाहिर है कोई चीज़ हो तो नहीं सकेगी कंप्लीट, तो उसके पास क्या इतनी अथॉरिटी है कि वो ये चीज़ें कर भी सके, और अगर वो चीज़ करती है तो आने वाली जो भी हुकूमत है वो उसको नल एंड वॉइड भी तो कर सकती होगी? देखिए, पिछली हुकूमत ने ही इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके ये निगरान हुकूमत को इख्तियार दिया है, जो ऑन गोइंग इनिशिएटिव्स हैं उसको निगरान हुकूमत कंप्लीट कर सकती है। PIA को प्राइवेटाइजेशन में पिछली हुकूमत डाल के गई थी, स्टील मिल पिछली हुकूमत के टाइम से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे है, पावर सेक्टर पिछली हुकूमत की टाइम से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट के ऊपर है। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो कोई नई एंटिटी जो है प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में शामिल नहीं कर सकती। एज पर द लॉ दे कैन प्राइवेटाइज। ठीक, सही है। अच्छा, और क्विकली ये बताइए, जो एयरपोर्ट्स का मामला है, हमारे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और उनको आउटसोर्स करने का ये सारा तरीका, क्या वो भी वाकई इतने खसारे में थे? क्या उनको भी हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं था रिवैम्प करने का, कोई प्रॉफिटेबल बनाने का? देखिए, आप जब एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप जब बाहर से पाकिस्तान आते हैं तो इमिग्रेशन जो पासपोर्ट का आपका पहला जो चेक है, वहाँ पे आपके इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंप लग जाती है। ठीक, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आपको परमिशन टू एंटर बैक पाकिस्तान मिल गया, उन्होंने आपका वीज़ा पासपोर्ट देख लिया, उसको स्टैंप कर दिया।
जी 20 मीटर का फासला भी नहीं बनता, शायद 10 मीटर के फासले के ऊपर जहाँ पे वो एलिवेटर्स लगे हुए हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, वहाँ पे एक शख्स और खड़े होते हैं या कोई खातून हमारे ऑफिसर होती हैं, वो आपका पासपोर्ट दोबारा चेक कर रही होती है, इस पे स्टैंप लगी है या नहीं। मतलब ये कौन सा निज़ाम है? मैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ, काम नहीं है ना, काम करा रहे हैं लोगों से। नहीं, अब ये तो सारी बात है कि जब नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 5 मीटर बाद उसी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा दोबारा खड़ा हुआ है। वो किस मुल्क में तुम लोग रहते हो यार? तुम मतलब इस तरह आप एयरपोर्ट मैनेज करते हो? एक लाइन वहां पे लगी हुई है इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, दूसरी लाइन वहां पे वो बंदे ने वो एलिवेटर के सामने खड़ा हुआ है, उसने दूसरी लाइन उसने वहां पे लगाई हुई है, वो दोबारा आपने ही लगाई, उस टाइम को दोबारा चेक कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम था उनकी प्रॉफिट एबल होने का या नहीं था, मेरे एक मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है। जिस तरह के हम चीज़ों को रन करते हैं, जो हमारे सर्विसेज के मेयार हैं, सरकार तो कम से कम ये काम नहीं कर सकती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात हो रही थी और प्राइवेट नहीं होगी तो बस मामलात बस फिर ऐसे ही चलते रहेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पोस्ट ऑफिस इस्तेमाल किया आपने? बिल्कुल, मेल इस्तेमाल किया हमने, और मेल एक ज़माने में बड़ा एक इम्पोर्टेंट महकमा हुआ करता था पाकिस्तान। ईमेल हो गई है, व्हाट्सएप वगैरह, हाँ। ये वो डॉक्यूमेंट ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत मरतबा आपको डॉक्यूमेंट्स भिजवाने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम जो इदारा इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान पोस्ट। पाकिस्तान पोस्ट प्राइवेट इदारे भी हैं, लेकिन पाकिस्तान पोस्ट की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अपनी एक हिस्ट्री और अपनी एक रीच भी है। अब पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो है, पाकिस्तान पोस्ट की बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जिनकी एक बड़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल वैल्यू है उसकी, और वो जो बिल्डिंग्स हैं वो अंग्रेजों के ज़माने से नाजरीन वो खड़ी हैं और बड़ी खूबसूरत बनी हुई और पाकिस्तान के कल्चरल हेरिटेज का एक बड़ा खास हिस्सा हैं। तो आइए ज़रा उन बिल्डिंग्स पर एक नज़र डालते हैं। सुर्ख रंग से सजी डाकखाने की बुलंदो बाला इमारतों में जहां तारीख के ढेरों कहानियां छुपी हैं, वहीं इनसे कई नस्लों का रोमांच जुड़ा हुआ है। आज के ईमेल और व्हाट्सएप के दौर में पैदा होने वाली नस्ल उस खुशी को नहीं समझ सकती जो दूर बैठे किसी अपने का खत मिलने पर महसूस होती थी। ईद से कबल भेजे गए रंगारंग ईद के कार्ड और तोहफे तोहफ के पार्सल की एक तारीख है जो माजी का किस्सा बन चुकी है, लेकिन ये इमारतें आज भी कायम हैं और इनमें मौजूद अमला एक दूसरे से दूर अफराद के दरमियान राब्ता कायम रखने के लिए मसरूफ़ अमल रहता है। इनमें से बहुत सी इमारतें बरतानवी दौर में तामीर हुई और वक्त के तमाम जबर से खुद को बचाती हुई आज भी सर उठाए खड़ी है। पोस्ट ऑफिस को 1774 में अवामी इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया और फिर पूरे बड़े सगीर में डाकखाने की इमारतें फैलती चली गयी। ऐसी हर इमारत के साथ कई दास्तानें मुंसलिक हैं। जैसे लाहौर के जनरल पोस्ट ऑफिस का डिजाइन सर गंगाराम ने तैयार किया था। इसके डिजाइन में गॉथिक और क्रैक आर्किटेक्चर स्टाइल इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसके गुंबद में रोमन आर्किटेक्चर की झलक नजर आती है। इसे कायम हुए 150 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। इसी तरह रावलपिंडी के जीपीओ की इमारत की उम्र भी 150 बरस के करीब पहुंच चुकी है। मरी का तारीखी पोस्ट ऑफिस 1867 में तामीर किया गया। पाकिस्तान बनने के बाद इसकी असल शक्ल बरकरार रखने के लिए कई बार काम किया गया। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 13,000 पोस्ट ऑफिस कायम हैं, जिनमें से बहुत सी इमारतें क़याम पाकिस्तान से पहले तामीर की गई थीं। पोस्ट ऑफिस का महकमा 2 करोड़ अफराद और कारोबारी कंपनीज को खिदमात फराहम कर रहे हैं। किसी भी कौम की सकाफत उसकी इनफरादी पहचान की अक्कासी करती है। अपनी सकाफत को नजरअंदाज करने वाली अक़वाम को तारीख भी नजरअंदाज कर देती है। पाकिस्तान सकाफती तौर पर एक अमीर मुल्क है और पोस्ट ऑफिस की कदीम इमारतें इस सकाफती विरसे में अहम मकाम रखती हैं, जो हमारे माजी को हमारे हाल से जोड़ती हैं। इसलिए इन्हें मुस्तकबिल के लिए महफूज रखना हमारा फर्ज है, ताकि सकाफत और पहचान का ये तसलसल अगली नस्लों तक जारी रहे। जी, ये थी पोस्ट ऑफिस पर एक नज़र। और भी बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हैं। हर शहर वाला जो है वो अपने पोस्ट ऑफिस को जाकर देखे और ज़रा उसकी बिल्डिंग को जांचने की कोशिश करे कि इसकी तारीखी वैल्यू क्या है। जो मेन जो जीपीओज हैं आपके, उनकी तरफ जाकर ज़रा देखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बड़ा ज़बरदस्त एक आर्ट है, एक स्किल है, और इसमें एक साहब हैं जो बड़े माहिर हैं, बड़ी ज़बरदस्त उनकी तस्वीर हैं, परिंदों की खूबसूरत तस्वीर। हमने जब इंटरनेट पर देखी, हमने सोचा कि इनको प्रोग्राम में बुलाया जाए। अकबर अली आसिफ साहब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पेशलिटी इनका एक्सपर्ट। हाँ, बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम अकबर जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग?
बिल्कुल ठीक। अकबर ये बताइए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और ख़ास तौर पर परिंदे, ये कैसे आपका जो है वो इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ? जी सेम आंसर, जैसे लोग कहते हैं कि बचपन से शौक़ था। एक्चुअली मुझे हाइकिंग्स और इन चीज़ों का भी काफ़ी शौक़ था। तो शुरू से सिंस माय स्कूल डेज़ मैं हाइकिंग्स पे मुख्तलिफ ट्रेल्स पे जाया करता था। तो वहाँ पे बहुत सारे परिंदे मैं देखा करता था। तो दिस थिंग, जब आपके पास कैमरा नहीं होता और आप बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो इसको हम बर्ड वॉचिंग कहते हैं या बर्डिंग आप कह लें। तो ये शौक़ काफ़ी पहले से था और ख्वाहिश थी कि मेरे पास कैमरा हो ऑब्वियसली, और उन खूबसूरत परिंदों की मैं तस्वीरें ले सकूं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली जब कैमरा नहीं था तब भी मैं बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करता था कि कौन से परिंदे हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, और क्यूरोसिटी होती थी कि ये कहाँ से आते हैं, क्योंकि विंटर्स में डिफरेंट बर्ड्स होते थे, गर्मियों में डिफरेंट होते थे। तो बस आस्ता आस्ता स्लोली मैंने इसको डेवलप किया और फिर इनकी फ़ोटोग्राफी शुरू की। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये, कोई अगर शुरू करना चाहे तो वो क्या स्किल है? कैमरे से हम आहंगी होना, इंसान की सब्र होना, क्योंकि ज़ाहिर है आपको परिंदों को ढूंढना और उनकी अच्छी तस्वीर खींचना एक सब्र आजमा काम है, या फिर ये कि वो परिंदों की अंडरस्टैंडिंग और उससे एक लगाव? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया शुरू में तो आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा। तो जैसे हर शोबे में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए होता है, तो परिंदों का भी यही है कि आपको मालूम हो कि किस मौसम में कौन से परिंदे होते हैं। फिर इनमें कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जो यहाँ पे जिनकी रिहाइश यहीं पे होती है, हम उनको रेजिडेंट बर्ड्स कहते हैं। तो वो तो आपको हर सीज़न, सर्दी हो या गर्मी, उसमें मिल जाएंगे। कुछ जिसे हम मेहमान परिंदे कहते हैं या विजिटिंग बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, जो दूसरे मुल्कों से विंटर्स में यहाँ पे विंटर करने आते हैं या सर्दियाँ गुजारने आते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ लोकल बर्ड्स होते हैं जो कि यहाँ पे ब्रीड करते हैं। तो इसी तरह इनकी लोकल मूवमेंट्स यानी लोकल माइग्रेशंस चलती रहती हैं। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशंस होती हैं जो कि सेंट्रल एशिया या यूरोप से जो परिंदे आते हैं वो। तो सेम गोस फॉर अवर वाटर बर्ड्स, हमारे पास आबी परिंदे भी होते हैं और ज़मीनी भी। इसी तरह हैबिटेट के हिसाब से परिंदे तो आपने अब तक कौन-कौन से ऐसे परिंदों की तस्वीर खींची जो बिल्कुल यूनिक हो? यूनिक तो नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स मौजूद हैं, लेकिन ओबियसली एक शौक़ है, उसके लिए हम दूर जाते हैं हिमालयाज़ में। यानी कि मैं आपको इजी उसमें बता दूं कि हमारे जो मार्गला हिल्स हैं इस्लामाबाद के, ये असल में हिमालयाज़ का हिस्सा हैं। इन्हें हम लेसर हिमालयाज़ कहते हैं। तो हम जब फर्दर नॉर्थ मूव करते हैं अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, सवात या गिलगित या नारान कागान, तो वहाँ पे कुछ परिंदे हैं जो आपको वहीं पे मिलते हैं, यानी 2500 मीटर्स यानी 2500 मीटर से लेके 3000 मीटर। तो वहाँ पे एक बर्ड होता है जो मुझे बड़ा पसंद था, जिसे हम ग्रॉस बीक कहते हैं, जो ब्लैक और येलो कलर का होता है, और वो एक फिंच फैमिली से, क्योंकि इसमें बहुत सारी फैमिलीज हैं बर्ड्स की। तो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इसी तरह बहुत सारी आउल स्पीशीज़ हैं, वो आपको मैदानों में नहीं मिलते, उसके लिए पहाड़ों में या थोड़े से खुश्क या सहराई इलाकों में जाना पड़ता है। तो हर ट्रिप जो होता है हमें कुछ ना कुछ मालूमात प्रोवाइड करता है अगर अच्छी तस्वीरें ना आ सकें। सही। अच्छा, कौन सा ऐसा खित्ता है पाकिस्तान का जहां पर आप, अभी तो आपने हिमालयाज़ का बताया, लेकिन ये कि कौन सा ऐसा खित्ता है जहां पर आपको बहुत आसानी से बहुत सारी बर्ड्स, उनका चहचहाना और उनके घोंसले वगैरह नज़र आते हैं? जी, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, तो मार्गला हिल्स हैज़ ऑलवेज बीन अ फैसिनेशन, क्योंकि यहाँ मैं पला बड़ा और ऑब्वियसली ज़्यादा इसका नॉलेज है। तो यहाँ पे हमेशा हमें परिंदे, जैसे आप कह रही हैं कि चहचहाते मिलते हैं, लेकिन वो परिंदे चेंज होते रहते हैं सीजन्स के हिसाब से। इसी तरह हमारे सारे वेटलैंड्स जो हैं पंजाब में, जो हमारे हेडवर्क्स होते हैं वाटर के या हमारे साहिली इलाके हैं, तो परिंदे हमें हमेशा वहाँ मिलते हैं। सर्दी के मुख्तलिफ परिंदे हैं और मौसम गर्मा या बहार के मुख्तलिफ परिंदे। कितनी देर आपको वैसे लगती है एक परिंदे को कैप्चर करने में, और उस मोमेंट में जिसमें आप चाह रहे हो कि आइडियल आपको फोटो चाहिए, वो पोज उसका ज़ाहिर है, उड़ते हुए पर उसके खुलना या वो सारी चीज़, वो कितना टाइम आपका मिनिमम या मैक्सिमम लगता है अच्छी तस्वीर लाने में? जी, आपने सही फरमाया। कभी कभी तो ऑब्वियसली 5 से
6 घंटे भी हमें एक जगह पे बैठा रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ परिंदे हैं कि आप उनको चलते फिरते उनकी फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें कोई सेटअप्स करने पड़ते हैं। उसके लिए हमें कभी उनकी साउंड्स प्ले करनी पड़ती हैं, और कभी किसी वाटर बॉडी यानी कोई चश्मा, छोटा सा पहाड़ी जहाँ पे वो जमा होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ बेसिक मालूमात आपको चाहिए अगर आपको बर्ड्स की तस्वीरें चाहिए। जब आप स्टार्ट करते हैं इनिशियली अपने वाइल्ड लाइफ या बर्डिंग करियर में, तो आप दूर से भी तस्वीरें लेकर खुश हो जाते हैं। हम उसको लाइफर कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, यानी कि वो बर्ड पहले हमने नहीं लिया। जब आस्ता आस्ता आप ऑब्वियसली इस आशना होते हैं, तो फिर आपकी कोशिश होती है कि इस बर्ड को मैं बड़े करीब से शॉट लूँ, यानी इसके आई रिंग्स भी नज़र आए, मुझे बीक भी नज़र आए। तो अब हम उस स्टेज में, बिकॉज मुझे तकरीबन 25 साल हो गए इन बर्ड्स को फॉलो करते हुए, तो अब हमारी कोशिश होती है कि हम बिल्कुल करीब जाके उनके शॉट्स लें। तो हमें प्रॉपर कैमोफ्लेज ड्रेस यूज़ करना पड़ता है। कभी हम नहीं भी करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको अच्छी शॉट्स चाहिए तो प्रॉपर कवर अप होके उनके एनवायरनमेंट का हिस्सा बनके, ताकि वो आपको ना देख सके। तो ज्यादा मुश्किल क्या है, एनिमल फोटोग्राफी या बर्ड फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ? दोनों सेम है। एनिमल इसलिए ज़रा मुश्किल है क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं, तो बर्ड्स के जो नेचुरल एनवायरनमेंट है या हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो गया है, यानी ट्री कटिंग है, फॉरेस्ट हमारे श्रिंक हो रहे हैं, तो हमें कम मिलते हैं। एनिमल्स ऑब्वियसली क्योंकि वो बड़े होते हैं, जैसे डियर है, रैबिट है, या रेप्टाइल्स हैं, स्नेक हैं, कोई लेजर्ड्स हैं बड़ी, तो वो जहाँ पे वेजिटेशन कम हो या ह्यूमन सेटलमेंट्स या आबादियाँ ज़्यादा हों तो वो इग्नोर करते हैं। तो लेकिन अर्ली मॉर्निंग स्टिल अ बेस्ट टाइम, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एनिमल्स इजी हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, बर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट हैं क्योंकि वो रेस्टलेस होते हैं। तो ये बात है। बिल्कुल ठीक है जी, ज़बरदस्त आपका जो है वो तजर्बा और ज़बरदस्त तस्वीरें आपकी जो है वो स्क्रीन पर चल रही हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अकबर अली आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को शौक़ पैदा हुआ? मुझे शौक है बड़ा फोटोग्राफी मैं करती हूँ, और मुझे लोगों की, इंसानों की, लेकिन वाइल्ड लाइफ नहीं। हाँ, इंसान भी एक तरह की वाइल्ड लाइफ है। इंसान भी वाइल्ड लाइफ है बिल्कुल। लेकिन ये है कि बिल्कुल कोई कैरेक्टर होना चाहिए। बिल्डिंग्स की कभी कभार बड़ा एक आपको इंट्रीग करती है कि भाई कब बनी होंगी, कैसे बनी, तो ये जरूर मुझे शौक रहा है फोटोग्राफी का। वो इंसान के अंदर होनी चाहिए, ये हॉबीज होंगी तो फिर आपको लगता है कि आप सिर्फ जो है वो बस अपने काम में नहीं लगे हुए हैं, बहुत सारी और चीजें जो आपके दिल को तस्कीन पहुंचाती है, ये जरूर होनी चाहिए। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब जरा बात करते हैं कुछ डिजिटल मार्केटिंग की, किताबों की, स्ट्रेटजीज की। किताबें तो हैं, सिखाएंगी हमें। हाँ, सिखाएंगी हमें किताबें सिखाएंगी। बुनियादी तौर पर मार्केटिंग का दौर है जी, हर चीज़ को मार्केट करना पड़ता है। अब मार्केटिंग जो है वो कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी मार्केटिंग खुद ही हो जाती है, उनकी प्रोडक्ट इतनी शानदार होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको मार्केटिंग करनी पड़ती है। आज डिजिटल मार्केटिंग का दौर है और उस हवाले से दो बड़ी ज़बरदस्त किताबें लिखी हैं। ऑथर हैं जी हसन इम्तियाज़ी साहब, ऑथर भी हैं, लेक्चरर भी हैं, डिजिटल मार्केटर भी हैं। इनसे बात करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ज़रा आप अपने सफ़र का थोड़ा सा हमें एक खुलासा सा पेश कर दें कि आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ कैसे आए। जी, एक्चुअली हुआ ये कि मेरे फादर जो हैं, वालिद, इनका 2019 में इंतकाल हुआ। वो तकरीबन 30 साल पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मुंसलिक थे, 1966-67 से। तो मेरे समझे कि खून में ही मीडिया दौड़ता है। तो भी एक मीडिया का तालिब इल्म था, लेकिन मार्केटिंग और सेल्स की तरफ था। एग्जैक्टली 20 साल पहले सितंबर 2003 को मैं इंग्लैंड जब मैं आया पढ़ने के लिए, मास्टर डिग्री मैंने की। उसके बाद मैंने एक्सेल किया और मैंने एक जर्नलिस्ट मार्केटिंग के तौर पे अपना करियर स्टार्ट किया। तो पता ये चला 2008 में कि जी बहुत ही डिप्रेशन और यहाँ पे एक रिसेशन आ गया और मैं बेरोज़गार हो गया। जब मैं बेरोज़गार हुआ तो पता ये चला कि यहाँ तो जॉब्स बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं और वो थोड़ा स्ट्रगल का ज़माना था। जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया एजेंसीज़ में, बड़ी एजेंसीज़ में, बड़े इदारों में, तो वो मुझसे पूछते थे कि आपको न्यू मीडिया का पता है? मैं ये कहता था मुझे पता है, मुझे टीवी पता है, अखबार पता है, आउटडोर पता है। कहते नहीं न्यू मीडिया क्या है, आपको पता है? ये 2008 की बात है। अब मैं बड़ा चंबा कि यार ये क्या हो रहा है। फिर मैंने ये ठानी कि ये मैं एक फॉर्मली तरीके से सीखता हूँ, जिसको आज के दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो 2009 से 11 तक मैंने यहाँ पे लंदन में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, वहाँ पे 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया और फिर 1 साल का डिप्लोमा किया और इस तरीके से मेरी एक फॉर्मल जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैं एक इदारे में मुझे जॉब मिल गई और मैंने वहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइए
कि डिजिटल मार्केटिंग की या न्यू मीडिया की जिस तरह आपने बात की, अब जाहिर है हम बात करते हैं, एक है कन्वेंशनल मार्केटिंग और एक है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, इन दोनों में फ़र्क क्या है? और कंपनीज़ या अगर इंडिविजुअल्स, इदारे इंडिविजुअल्स अपने आप को डिजिटल स्पेस में दुनिया के सामने लेकर आना चाह रहे हो तो क्या चीज़ है जो उनको सबसे पहले मद्देनज़र रखनी चाहिए? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसको आज की ज़बान में हम ओमनी चैनल मार्केटिंग कहते हैं। ओमनी चैनल मार्केटिंग का मतलब है कि जो इम्तिजाज है ऑफलाइन वर्ल्ड का ऑनलाइन के साथ कैसे किया जाए, और जो ब्रिक और मोटर के दुकान है जैसे यहाँ पे M&S है और डेबनम है और जो अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में कि वहाँ पर जो कस्टमर वॉक इन जाता है वो डिजिटल कैसे इंगेज हो सकता है, तो इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट पेस है, इतनी जल्दी तरक्की कर रही है, बढ़ रही है, तो इसका एक ही तरीका है कि एक स्ट्रेटजी के साथ, एक विजन के साथ, एक आपकी टेक्नोलॉजी एम्ब्रेसमेंट के साथ, अपना स्किल सेट अपस्किल करने के साथ कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट करना पड़ता है ताकि ओमनी चैनल को अचीव कर सकें। अब ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है और डिजिटल डिस्ट्रप्शन दोनों एक बहुत बड़े लफ्ज़ हैं और बड़े बज़वर्ड्स हैं। तो इनको अगर हम इंडिविजुअली मैं लेके चलूँ वेरी ब्रीफली कि ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ऑर्गेनाइजेशन टूल्स और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल, ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा भाई कि ये है क्या? एग्जैक्टली। ट्रांसफॉर्मेशन के तहत आप अपना ट्रेडिशनल बिजनेस को एफिशिएंट कैसे बनाते हैं टूल्स और टेक्नोलॉजी के जरिए। फॉर एग्जांपल, क्या आप डेटा एनालिटिक्स के लिए जब आप टूल्स इंप्लीमेंट करते हैं तो नंबर्स जब देखते हैं, उन नंबर्स के तहत कोई एक्शनेबल इनसाइट लेके आते हैं और वो बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल, कि कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग कब करता है, प्राइम डे का ट्रेंड क्या है, वगैरह वगैरह, बास्केट की वैल्यू क्या है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक टोटल कॉन्सेप्ट आता है। उसमें जो मेजर चीज़ है वो बाइन है फ्रॉम मैनेजमेंट, फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट के भाई वो तैयार हैं मेंटली इस चेंज को लाने के लिए। वो चेंज मैनेजमेंट में बहुत सारे इदारे फेल हो जाते हैं। फिर इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए होती है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। आपने अपने लोगों को अपस्किल करना होता है क्योंकि उन चीज़ों को चलाने के लिए लोग चाहिए, जैसे ERP है, एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम, या CRM है, या सेल्सफोर्स है, एक्सेट्रा। तो ये एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। जो डिस्ट्रप्शन है, डिस्ट्रप्शन एक्चुअली जो बिजनेस मॉडल, डिस्ट्रप्शन बिजनेस मॉडल को ही चेंज कर देता है, जिसके तहत आप बहुत सारे बिजनेसेस आउटडेटेड होते हैं। बहुत एक टिपिकल एग्जांपल है कि आपको याद होगा कि कोडेक एक कंपनी होती थी जो हम 35 रुपए की एक रील खरीदते जिसमें पता नहीं 35 तस्वीरें बना सकते थे, और कोडेक ने फोर्सी नहीं किया कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी या साइबर शॉट सोनी का वो उसको आउटडेट कर देगा। सिमिलरली साइबर शॉट ने ये फोर्सी नहीं किया जब डिजिटल कैमरे आने लगे मोबाइल के अंदर कि वो आउटडेटेड हो जाएंगे। इसी तरीके से टैक्सी ड्राइवर की जो कंपनी थी उन्होंने फोर्सी नहीं किया कि ऊबर उनका क्या आके हाल करेगा, ऑल्दो कि ऊबर एक बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्ट्रप्शन के जरिए सारा बिजनेस मॉडल ही चेंज हो गया। सही है। अच्छा, ये बताइए हसन साहब कि आपने जाहिर है बाहर से ये डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और ये सब चीज़ सीखी, और पाकिस्तान की भी होती है, यहाँ पर भी हम देखते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को मार्केट किया जाता है, उनकी ब्रांडिंग होती है और वो सारी चीज़ होती है। ज़्यादा इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स कौन से मुल्क से आपको नज़र आती हैं? और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मुझे इंडियन कुछ एड्स बहुत ऐसे लगे कि मतलब उन्होंने कमाल कर दिया, और पाकिस्तान और इंडिया का अगर हम कंपैरिजन करें और फिर पाकिस्तान का मार्केटिंग टेक्निक्स में और मार्केटिंग के चैलेंजेस में कितनी अच्छी तरह हम इस चीज़ को समझते हैं दुनिया के मुकाबले में, इसका अगर थोड़ा सा खुलासा बताएं आप। अच्छा, मैं तो अपने यूके का ज़्यादा बता सकता हूँ क्योंकि इंडिया को सिर्फ एक या बड़े कंट्रीज़ को एक एडवांटेज हासिल है किसी भी चीज़ पे कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास बजट बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो मार्केटिंग का लड़का कहीं बैठा हुआ है किसी बड़ी FMCG कंपनी में, मे भी उसके पास 50 करोड़ का बजट हो, लेकिन जो इंडिया में इक्विवेलेंट लड़का बैठा हुआ उसके पास 2000 करोड़ का बजट होगा। तो यू कैन इमेजिन कि आप 2000 करोड़ से क्या कर सकते हैं और 50 करोड़ से क्या। तो स्केल में बड़ा फ़र्क आ जाता है। जहाँ तक क्रिएटिविटी की बात है, आई थिंक इस इक्वली अब बहुत ही हमारे जो नए लोग आ रहे हैं, नए जवान आ रहे हैं, नई जो हमारी नस्ल है बहुत ही इक्वली क्रिएटिव इन दैट सेंस। जहाँ तक वेस्टर्न वर्ल्ड का आपको मैं बता सकता हूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका को यूके सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश ई-कॉमर्स इकोनॉमी है, और यहाँ पे ही सारे तजर्बे किए जाते हैं। जहाँ तक टेक्नोलॉजी इनोवेशन जब USA में हो जाती है वो सब चीज़ें यहाँ पे लेके आते हैं। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ फिल वक्त, वो दुनिया की सबसे नंबर 1 FMCG कंपनी है, और हमारा तकरीबन 30 से 40% रेवेन्यू और ई-कॉमर्स के थ्रू है, और तमाम मुल्कों को बीट करता है। कंपनी 100 मुल्कों से ज़्यादा 100 मुल्कों में काम करती है।
आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूके इज वेरी एडवांस इन दैट सेंस। अच्छा, अब आपकी किताबों की तरफ आते हैं। जो ये किताब है, पहली किताब आपकी, गूगल एड्स इन प्लेन इंग्लिश। अब मुझे एक आम आदमी के तौर पर ये समझना है कि मिसाल के तौर पर मेरा अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या मेरा अपना ये एक यूट्यूब चैनल है, या मेरा अपना एक फेसबुक पेज है, या मेरी अपनी एक छोटी सी एक वेबसाइट है जिसमें मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ, या एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं कैसे गूगल एड्स से मदद ले सकता हूँ और कैसे दुनिया तक पहुँच सकता हूँ? अच्छा, सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं गूगल के लिए काम नहीं करता, ऑल्दो कि मैं बहुत पैशनेट हूँ गूगल की टेक्नोलॉजीज को लेके, तो ये और किसी को ज़रूरत नहीं कि मेरी किताब खरीदे। इस किताब में एक्चुअली मैंने अपना 15 या 20 साल का तजर्बा समझे कि 20,000 और 20,000 40,000 कीवर्ड्स में एक तरह से मुख्तसर कर दिया है। एक्चुअली होता ये हमारे मुल्क में, इनफैक्ट पाकिस्तान में, कि जब भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च की बात करते हैं, हमारे लोग एकदम से प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, यानी चैनल पे चले हम यूट्यूब पे लॉन्च करते हैं। उससे पहले का एक पूरा फेज होता है जिस पे हम पर्सोना डेवलप करते हैं, हम टारगेट ऑडियंस डिफाइन करते हैं, हम जो यूएसपी कहते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन वैल्यू प्रोपोजिशन डिफाइन करते हैं, हम लॉजिस्टिक डिफाइन करते हैं, हम प्राइसिंग, कंपेटिटिव एडवांटेज वगैरह वगैरह। ये जब आप होमवर्क कर लेते हैं और एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं, फिर आप बैठते हैं मीडिया प्लान पे। तो सबसे पहली तो कमी हमारे लोगों में यही कि आप देखें कि भी आप लोगों तक जब पहुंचना चाहते हैं वो ऑडियंस कहाँ मौजूद है। जब आपको ये पता चल जाए ये आपका पर्सोना है, 25 से 40 के जो मेल हजरात हैं, फॉर एग्जांपल उम्रे पे जाने वाले हैं या छुट्टियों पे जाना, तो पहला होमवर्क तो ये। उसके बाद टूल्स की बात आती है। टूल्स को लेके ये होता है कि आप टूल्स को पहले समझें। ये दोनों किताबों में मैंने समझाया है कि गूगल या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में बिडिंग कैसे होती है। बहुत सारे लोग बजट डाल के भूल जाते हैं, 2 दिन बाद पता चलता है ओ मेरे $10,000 ख़त्म हो गए, पता ही नहीं चले, हवा में चले गए। नो, ऐसा नहीं है। बैक एंड पे जो मशीन लर्निंग है आपको बताती है कि अब आप बिडिंग इतनी कर सकते हैं, बिडिंग इतनी कर सकते हैं, और नॉट नेसेसरली इस तमाम सिस्टम में जो डिजिटल इकोसिस्टम बनाया हुआ है, इन तमाम मेटा ने या फेसबुक या ट्विटर ने या एक्स या गूगल ने, ये आपको एक एक चीज़ बताते हैं कि आपने बिडिंग कैसे करनी है। नॉट नेसेसरली कि हाईएस्ट बिडर ही अच्छी पोजीशन लेके जाएगा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। तो पहले तो आप बिजनेस का पता होना चाहिए कि आप आपकी यूएसपी क्या है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, उसको पढ़ने के बाद ये नहीं कि बस एक अलग टप चल पड़े। और तीसरा ये है कि अपनी कोताहियों से, जिसको हम कहते हैं लर्निंग कर्व, उससे आप सीखें। इसको कहते हैं इटरेशन और या एजाइल थिंकिंग, कि छोटी छोटी कैंपेन चला के आप उनसे सीखें और फिर उसको स्केल आउट कर लें। फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए से कोई कैंपेन चलाई फेसबुक पे रीच की या कन्वर्जन की, उससे आपने एक लर्निंग ली और उसके ऊपर एक्सपेंड करना शुरू कर। तो ये टेस्ट एंड लर्न अप्रोच के तहत जो भी लोग इस फील्ड में हैं, मैं उनको कहूँगा, इनकरेज करूँगा कि एक्चुअली पढ़ें और फिर इस फील्ड में आएँ। सही बात है, ये हमारे यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपने बताई, जो पढ़ के आपको किसी फील्ड में आना चाहिए। दूसरी किताब जो है आपकी, गूगल एड्स एडवांस स्ट्रेटजीज, ये किन लोगों के लिए है और इन्हें क्या सिखाएगी? ये एक्चुअली सीनियर मैनेजर्स के लिए है जो कि बड़ी बड़ी एड एजेंसीज या डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम करते हैं, और उनके लिए है। होता ये है कि ये तमाम टेक कंपनीज अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर तीसरे चौथे महीने अपडेट करती हैं। उस अपडेशन के साथ जो मार्केटर बैठा हुआ है या बायर बैठा हुआ है या बिडर बैठा हुआ है, उसको अपनी नॉलेज को अपडेट करना होता है। तो मैंने ये फिर अंदाज़ा किया कि हर साल तो मैं किताब लिख नहीं सकता, मुझे 1.5-2 साल चाहिए होते हैं। तो मैंने पिछले 1.5 साल में जितनी भी नई इनोवेशंस या नई प्रोडक्ट गूगल ने लॉन्च की है थ्रू अपनी मशीन लर्निंग को लेके या एआई को लेके, उस किताब में मैंने उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है एग्जांपल्स के थ्रू और केस स्टडीज के थ्रू। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अब ये दोनों किताबें जो हैं वो गूगल एड्स के हवाले से हैं, और लोग उन्हें पढ़ें, समझें और जानें कि किस तरीके से ये किताबें उनको मदद कर सकती हैं, और पढ़कर जब आप कोई काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा कर सकेंगे। आप बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हसन इम्तियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी किताबों के बारे में बात कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।